हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, अपने-अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और ऑलमोस्ट आप लोगों के सारे एग्ज़ाम्स हो गए होंगे, 2-3 पेपर ही बचा होगा और उसी में से एक पेपर है बीपीएससी 134 का, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ठीक है? इसका मतलब है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी 134 और ये जो बुक है ना, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय। हम लोग इसी पे डिस्कशन आज करेंगे, ठीक है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मतलब मैं इसके बारे में डिस्कशन करूँ, उससे पहले मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी मैं दो बातों के लिए कहना चाहता हूँ। सबसे पहला बीईजीसी 133 के लिए। मतलब ऐसा है कि बीईजीसी 133 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था इग्नू की ओर से, वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने क्या किया था तो कॉन्टेक्स्ट कुछ टॉपिक्स सॉरी कुछ लाइन्स दे दिए थे, उसकी एनालिसिस करने को दे दी थी। तो वो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, ठीक है? और वो एग्ज़ाम में आ गया और वो ऐसा-वैसा नहीं 32 मार्क्स का आ गया था, तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई होगी। और मैंने आप लोगों को बीईजीसी 133 में ये भी बताया था कि ब्लॉक 4th को स्टडी करना ही नहीं है, ठीक है? वो एक पोएम थी अल्फ्रेड टेनिसन की मॉर्टे डी आर्थर, तो उसको स्टडी नहीं करना है, मैंने ऐसा बताया था लेकिन दुर्भाग्य से 16 मार्क्स का 16 मार्क्स का क्वेश्चन उससे आ गया था, तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई होगी, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसी तरह बीपीएससी 133 में भी हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि 50% क्वेश्चन जो बीपीएससी 133 में था, तो वो उस बुक का था। लेकिन जो 50% क्वेश्चन था, वो बीपीएससी 134 से पूछ लिया गया था, ठीक है? अब मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीपीएससी 133 में बीपीएससी 134 से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो वहाँ या तो मेरी गलती समझ लीजिए या फिर इग्नू वालों की गलती समझ लीजिए, लेकिन गलती किसी न किसी से तो हुई, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। तो ऐसा है कि 50% ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने आप लोगों को उसी ब्लॉक्स में यथार्थवाद या नव यथार्थवाद या उदारवाद जैसे टॉपिक्स को कवर नहीं करवाया था, ठीक है? तो इस इन दोनों ही चीज़ों के लिए, एक तो बीपीएससी 133 के लिए, दूसरा बीईजीसी 133 के लिए, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी माँगता हूँ क्योंकि मुझसे गलती हो गई और संभवतः आप लोगों को एग्ज़ामिनेशंस में काफ़ी परेशानी हुई होगी, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, तो मैं इसके लिए माफ़ी माँगता हूँ। ख़ैर अब इतनी बात तो समझ गए, अब सीधे चलते हैं आज के हमारे डिस्कशन टॉपिक पे। हमारा जो आज का डिस्कशन टॉपिक है ना, वो है बीपीएससी 134 का। इसकी एक वीडियो सीरीज़ मैं पहले ही बना चुका हूँ और उसमें मैंने आप लोगों को ब्लॉक 1 कवर करवाया था, ठीक है? और उसको कवर करवाने में ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे का समय लग गया था। और इस बुक के अंदर में 4 ब्लॉक्स हैं, बीपीएससी 134 में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है? अब ऐसा है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अगले वीडियो में बीपीएससी 134 के सेकंड ब्लॉक को कवर करवाऊँगा, ठीक है? मैंने ऐसा आप लोगों को बताया था। लेकिन जब मैंने इस बुक की अच्छे से एनालिसिस की, तो मुझे ये पता चला कि अगर मैं इस वीडियो को या फिर इस वीडियो सीरीज़ को 4 या 5 वीडियो सीरीज़ में भी कन्वर्ट कर दूँ ना, तो मैं पूरे के पूरे बुक के समरी को नहीं बता पाऊँगा। मतलब इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और कॉन्सेप्ट को फैक्ट के तौर पर दिखाना मतलब छोटे-छोटे वन शॉट वीडियो में दिखाना इम्पॉसिबल है। मतलब ऐसा है कि एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाएगा तब तक ये वीडियो सीरीज़ आती ही रहेगी। तो इसलिए मैंने अपने डिसीज़न को थोड़ा बहुत चेंज कर लिया। मैंने ये फैसला लिया कि ठीक है मैं ब्लॉक 2 को अब समरी वाइज़ कवर अप नहीं करवाऊँगा, बल्कि मैं पूरे के पूरे बुक को गेस क्वेश्चन और उसके आंसर्स के माध्यम से कवर अप करवा दूँगा। मतलब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन्स लिए हैं, उन सारे क्वेश्चन्स में आपके बुक के ही ब्लॉक्स के टॉपिक्स हैं, ठीक है? और उनके आंसर्स मैं यहाँ पर अभी डिस्कस करवाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा कि कौन-कौन सा क्वेश्चन और किस-किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपको उसका आंसर पता चल जाएगा और तीसरा आप इसको समझ जाएँगे। तो तीनों बातें हो जाएँगी। पहले तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता चल जाएगा, आंसर पैटर्न पता चल जाएगा, फिर आप इसे समझ जाएँगे। तो तीनों बातों के होने से क्या होगा कि आपका ये वाला पेपर जो है ना बिल्कुल ऐसा चांस होगा कि आपका ये पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है? तो इतनी बात समझ गए। अब सीधे-सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है? सीधे-सीधे हम डिस्कस कर लेते हैं, हमें क्या डिस्कस करना है वो हम देख लेते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे शायद 10 या 11 क्वेश्चंस होंगे, मैं सभी को कवर अप करवा दूँगा इस पहले वाले वीडियो में, मतलब ये दूसरे वाला वीडियो है। तो दूसरे वीडियो सीरीज़ में मैं 10-11 क्वेश्चन ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 कवर करवा दूँगा, इसके जितने क्वेश्चन हैं और आंसर्स हैं वो मैं कवर अप करवा दूँगा। दूसरा जो वीडियो मतलब दूसरा नहीं कह लें कि तीसरा कह लें, जो तीसरा वीडियो सीरीज़ आएगा उसमें मैं 3rd और 4th ब्लॉक कवर अप करवा दूँगा और इस तरह से ये वाला पूरा का पूरा बीपीएससी 134 भी कवर अप हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब कुछ लोगों को ये समस्या है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई बाइलिंगुअल लाओ या फिर इंग्लिश लाओ वीडियो। तो अब ऐसा है कि मैं सिंगल हूँ
और मैं सिंगल इतने सारे कंटेंट को एनालिसिस करके इतने कम समय में इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंशिएट करके वीडियो नहीं ला सकता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा बहुत मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, आप लोग हिंदी में समझिए। अगर आप इंग्लिश के अच्छे इंग्लिश लिख सकते हैं ना, इंग्लिश कंटेंट को आप लिख सकते हैं, तो अगर आप इसको हिंदी में समझ जाएँगे तो आपका काम हो जाएगा। आप अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में इसी को इंग्लिश में लिख कर के चले आएँगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और मैं जो हिंदी में बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए। इससे हिंदी माध्यम वालों को भी लगभग फ़ायदा हो जाएगा और इंग्लिश माध्यम वालों को भी लगभग फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में कवर अप नहीं करवा सकता हूँ, आई कैन डू इट ईज़िली, बट क्या है ना कि मुझे थोड़ी समस्या है और वो समस्या ये है कि मैं इतने कम समय में इतना सारा डीलिंग नहीं कर सकता हूँ। तो ख़ैर ये सब समझ गए, अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है ना, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद क्या है, ये आपके पहले चैप्टर का क्वेश्चन है और ब्लॉक 1 का क्वेश्चन है। तो यथार्थवाद और उदारवाद नव यथार्थवाद को समझते हैं। तो यहाँ लिखा गया यथार्थवाद या राजनीतिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शिक्षण की शुरुआत के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत रहा। यह सिद्धांत उन प्राचीन परंपरागत दृष्टिकोणों पर भरोसा करने का दावा करता है जिसमें थ्यूसाइड, मैकियावेली और हॉब्स जैसे लेखक शामिल है। प्रारंभिक यथार्थवाद को आदर्शवादी सोच के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यथार्थवादियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप को आदर्शवादी सोच की कमी के एक सबूत के रूप में देखा। आधुनिक यथार्थवादी विचारों में विभिन्न किस्में हैं, हालांकि इस सिद्धांत के मुख्य सिद्धांतों के रूप में है राज्य नियंत्रणवाद, अस्तित्व और स्वयं सहायता समूह को माना जाता है। तो ऐसा है कि यह जो यथार्थवादी प्रकृति है या फिर ये यथार्थवाद की जो विचारधारा है, इसे हम राजनीतिक यथार्थवाद भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शिक्षण को देखते हैं। मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य से किस प्रकार का संबंध है और फिर हम ये देखते हैं कि एक राज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राज्यों के साथ कैसा संबंध है। तो इन सभी के अध्ययन को जो हम करते हैं ना, वो हम यथार्थवाद के अंतर्गत करते हैं, ठीक है? और यह जो सिद्धांत है ना, इसका जो मतलब इसके जो विचारक हैं, वो हैं थ्यूसाइड, मैकियावेली और होब्स। ऐसे जो बड़े-बड़े विचारक हुए, जो राजनीतिज्ञ हुए, उन्होंने इस यथार्थवादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया और कहा कि यह जो यथार्थवाद है ना, यह आदर्शवादी सोच के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है, ठीक है? और यथार्थवाद का जो सबसे पहला अगर सफल कह लें कि एक विचार हमें देखने को मिलता है, तो वो हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखने को मिलता है, ठीक है? और ये जो यथार्थवाद है ना, इसमें अनेक विचार हैं, ठीक है? लेकिन इसका जो मुख्य विचार है, वो राज्य नियंत्रण का सिद्धांत है और अस्तित्व है और स्वयं सहायता है। तो ये 3 इसका मुख्य सिद्धांत है। आगे मैं आपको क्लियर करके और बताऊँगा इसके बारे में, ठीक है? आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। तो ये जो 3 सिद्धांत मैंने बताए यथार्थवाद के जो मुख्य 3 सिद्धांत हैं, पहले अब उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला आप लोगों को यहाँ दिख गया होगा राज्य नियंत्रणवाद या सांख्यवाद, जिसे हम कहते हैं स्टैटिज्म। तो यथार्थवादियों का मानना है कि राष्ट्र-राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य अभिनेता होते हैं। इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक राज्य केंद्रित सिद्धांत है। यह विचार उदार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के साथ विरोधाभास प्रकट करता है, जो गैर राज्य अभिनेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्था की भूमिका को भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में समायोजित करता है। तो यथार्थवादी मानते हैं कि यह जो राष्ट्र राज्य है ना, जो राज्य है, व्यक्ति नहीं, जो राज्य है, जो क्षेत्र है, उसके अंदर जो सरकार होती है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य अभिनेता होती है और यही राज्य और राज्य के जो नेता होते हैं ना, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने का काम करते हैं, ठीक है? तो इतना समझ में आ गया और ये एक तो ये संबंध को स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये विरोधाभास भी प्रकट करते हैं। ये कहते हैं कि वास्तव में राज्य अराजक है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी अराजक है क्योंकि इसका कोई केंद्र बिंदु नहीं होता है। तो एक तरफ से ये कह रहे हैं कि भाई देखो, राज्य जो है ना या फिर राज्य के जो नेता है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य अभिनेता है। लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई देखो, ये सभी क्या है, अपने प्रकृति में अराजक हैं। तो इसलिए राज्य नियंत्रणवाद और सांख्यवाद जो है ना, यह यथार्थवाद की एक मूल अवधारणा है या यथार्थवाद का एक मूल सिद्धांत है। जीवन रक्षा और अस्तित्व भी यथार्थवाद का द्वितीय या दूसरा सबसे अमूल्य सिद्धांत है। यथार्थवादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजकता के द्वारा संचालित होती है, जिसका अर्थ है कि वहाँ कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो राष्ट्र राज्यों में सामंजस्य रख सके। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वार्थी राज्यों के बीच सत्ता के लिए एक संघर्ष है। तो ऐसा है कि यह जीवन रक्षा जो ये जो सिद्धांत है, ये जो यथार्थवादियों का
ये विचार है कि एक्चुअली वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, वो अराजकता से एकदम परिपूर्ण है और इनका कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग-अलग राज्य जो है ना, अपने आप में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मतलब थोड़े असहज हो जाते हैं और हर राज्य की यह मंशा हो जाती है कि वह जो है ना अपनी भूमिका को पहले देखे, अपना प्रॉफ़िट पहले देखे, अपना जो फ़ायदा है वो पहले देखे और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर राज्य जो है ना अपनी स्वार्थवादी प्रकृति को दर्शाता है और हर राज्य अपने स्वार्थवादी प्रकृति के वजह से ही अलग-अलग जगहों पर संघर्ष करता है। जैसे अभी आप देख लीजिए रूस और यूक्रेन में संघर्ष हो रहा है तो यह भी दोनों ही राज्यों के बीच क्या है? स्वार्थ की सिद्धि हेतु सत्ता के लिए संघर्ष है। रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है ना वो नाटो में सम्मिलित ना हो और यूक्रेन चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर नाटो में शामिल हो जाए। यहाँ पर दोनों ही राज्यों के अपने-अपने निजी स्वार्थ हैं, इसीलिए दोनों ही राज्य सत्ता को प्राप्त करने हेतु रूस चाहता है कि वो यूक्रेन की सरकार गिरा दे और यूक्रेन चाहता है कि रूस उसके सामने झुक जाए। तो दोनों ही राज्य अपने-अपने स्वार्थ को सिद्ध करने हेतु सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यह भी जीवन रक्षा जो है ना, यथार्थवाद का एक अमूल्य सिद्धांत है और ये जो यथार्थवाद है इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता देखने को मिलती है। ये यथार्थवाद की विचारधारा अब जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें 192 से शायद 194 195 देश शामिल हैं। एग्ज़ैक्ट जो डेटा है वो मुझे पता नहीं है लेकिन इतना एवरेज में शामिल है, इतने देश शामिल हैं। लेकिन इन सभी देशों के बीच जो सबसे बड़ा केंद्र वाला देश है वो है अमेरिका, रसिया, चाइना और मेरे ख्याल से जर्मनी और जापान इतने देश हैं, ठीक है? तो ये सब मूल ऐसे वाले मतलब बड़े-बड़े देश हैं जो कि क्या करते हैं इन छोटे-मोटे जो देश हैं, छोटे-मोटे जो राज्य जो कि क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं तो उन पर शासन करने का काम करते हैं, वो भी इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से। तो इतना क्लियर हो गया? 2 सिद्धांत आप समझ गए, यथार्थवाद के 2 मूल सिद्धांत समझ गए, ठीक है? अगर आपसे पूछे कि यथार्थवाद की विशेषता बताइए, तो आपको यही सिद्धांत बताने हैं, यही सारी चीज़ें अगर आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। स्वयं सहायता, सेल्फ हेल्प यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य के अस्तित्व की गारंटी के लिए अन्य राज्यों की मदद पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं सुरक्षा बल क्या कहते हैं राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं के बल पर ही करनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूक्रेन का। यूक्रेन जो कि अभी रसिया से युद्ध में मतलब एक तरह से बुरी तरह से मतलब समझ लीजिए कि यूक्रेन की स्थिति बहुत दयनीय है, फिर भी वो झुकने को तैयार नहीं है। तो रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध लगाने का काम किया ना, वो एक दूसरे राज्य ने किया और वो था अमेरिका। मतलब ये ऐसा है ना कि अलग-अलग रिपोर्ट्स का मानना है, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लग जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ऐसा है कि यूक्रेन और रसिया को युद्ध की आग में डालने का काम किसने किया? तो यह एक दूसरे राज्य ने किया और वो था अमेरिका। अमेरिका ने यूक्रेन को कहा कि भई तुम जो है ना नाटो में शामिल हो जाओ और हम तुम्हें हर संभव मदद देंगे। लेकिन बेचारा जब वो क्या होता है कि यूक्रेन जब नाटो में शामिल होने वाला रहता है, रसिया युद्ध में कूद पड़ता है और यूक्रेन को एकदम अस्त-पस्त कर देता है, तब भी अमेरिका उसकी सहायता के लिए नहीं आता है। तो यथार्थवादी यही कहते हैं कि किसी भी राज्य को दूसरे राज्य की मदद पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं ही बल का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसा स्वयं सहायता यह भी एक मूल सिद्धांत है यथार्थवादियों का या यथार्थवाद का एक मूल सिद्धांत है। तो 3 मूल सिद्धांत आप समझ गए और कौन-कौन से 3 मूल सिद्धांत है या फिर आपसे पूछे यथार्थवाद की अवधारणा तो आप यही लिखेंगे राज्य नियंत्रणवाद, जीवन रक्षा रक्षा अस्तित्व या फिर स्वयं सहायता, इतना क्लियर है? अब है यथार्थवाद में कई मान्यताएँ हैं, यथार्थवादी मानते हैं कि राष्ट्र-राज्य इस अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एकीक व भौगोलिक आधारित अभिनेता है, जहाँ कोई भी वास्तविक अधिकार विश्व सरकार के रूप में मौजूद नहीं है, जो इन राष्ट्रों के बीच अंतःक्रिया या सहभागिता को विनियमित करने में सक्षम हो। दूसरे ये अंतर सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजाय संप्रभु राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्राथमिक अभिनेता मानते हैं। तो यथार्थवाद का कहना है कि भाई देखो कोई भी मुद्दा हो, उसमें जो मुख्य अभिनेता है, जो मुख्य मालिक है, वो राज्य को होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक होती है, वहाँ पर सभी अपने-अपने निजी हितों की पुष्टि करने में लगे होते हैं, इसीलिए प्रत्येक राज्य को चाहिए कि वह भी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का हिस्सा तो रहे, लेकिन अपने स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति हेतु ही वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का हिस्सा रहे, ठीक है? और यथार्थवादी कहते हैं कि जो विश्व सरकार के रूप में कोई भी मौजूद नहीं है, तो इस वजह से
यह जो अब जो कंपनियाँ हैं, अंतर सरकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, इन सभी का जो अधिकार है ना, उसको राज्यों के द्वारा सीमित कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य ही है ना मुख्य अभिनेता होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, ठीक है? मतलब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि राज्य जो है ना इन सभी संगठनों की शक्तियों को घटाए और अपने अंदर सारी चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करे, ताकि हर राज्य की अपनी-अपनी स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति हो सके, ठीक है? इस प्रकार राज्य ही सर्वोच्च व्यवस्था के रूप में एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। ऐसे में एक राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने, अपनी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इन प्राथमिक उद्देश्यों के साथ अपने स्वयं की स्वार्थ की खोज में एक तर्कसंगत स्वायत्त अभिनेता। 1 सेकंड मैं नीचे करके बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, सॉरी। मैं एकदम से डकार मार गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं कहाँ था वही, किस जगह पे मैंने अंडरलाइन किया था। तो इन प्राथमिक उद्देश्यों के साथ अपने स्वयं के स्वार्थ की खोज में एक तर्कसंगत स्वायत्त अभिनेता के रूप में कार्य करता है और इस तरह अपनी संप्रभुता और अस्तित्व की रक्षा करने का प्रयास करता है, ठीक है? तो ऐसा है कि यथार्थवादी बोलते हैं या मानते हैं कि राज्य ही सर्वोच्च है और यही एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखने का काम करते हैं। ये अपनी खुद की सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करते हैं और इन्हें करना भी चाहिए। इतना क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यथार्थवादी मानते हैं कि राष्ट्र राज्य अपने हितों की खोज में अपने लिए संसाधनों को एकत्र करने का प्रयास है। ये राज्य के बीच संबंधों को सत्ता के अपने संबंधित स्तरों द्वारा निर्धारित करते हैं। शक्ति का यह स्तर राज्य के सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक क्षमताओं से निर्धारित होता है। तो ऐसा है ना कि यथार्थवादी कहते हैं कि कोई भी राज्य है ना, वो अपने हितों की खोज करता है और अपने हितों को खोज करने के बाद उस हितों की पुष्टि हेतु संसाधनों को एकत्र करता है। मतलब राष्ट्र राज्य का प्रथम प्रयास होता है अपने हितों की खोज के पश्चात उन संसाधनों को एकत्र करना, जिसके माध्यम से उसके जो हित हैं वो सुनिश्चित हो सके, ठीक है? तो इसके बाद क्या होता है ना कि राज्य के बीच संबंध संबंधों के सत्ता के अपने संबंधित स्तरों द्वारा निर्धारित होता है। मतलब प्रत्येक राज्य का जो संबंध होता है ना दूसरे राज्यों से एक निश्चित स्तर तक ही निर्धारित होता है, ठीक है? और शक्ति का यह स्तर जो है ना कैसे निर्धारित होता है, तो राज्य के सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक क्षमताओं से। अब ऐसा है, मान लेते हैं अगर हम भारत के राज्य की बात करें और अमेरिका के राज्य की बात करें, तो जो भारत है ना यहाँ पर सैनिकों की जो हथियारों की है ना वो कमी है, ठीक है? और अमेरिका में हथियारें ज़्यादा हैं, ठीक है? अब सैन्य स्तर पर अमेरिका ज़्यादा सुदृढ़ है और भारत थोड़ा कम सुदृढ़ है, भारत थोड़ा कम मजबूत है, अमेरिका ज़्यादा मजबूत है। तो इस तरह से यहाँ देखें तो भारत की अपनी पहली प्राथमिकता होगी हथियारों को ज़्यादा करना और हथियार जब वो ज़्यादा कर लेंगे तो वो ज़ाहिर-सी बात है क्या करेंगे, तब वो अमेरिका के बराबर हो जाएँगे। तो प्रत्येक राज्य अपने हित की खोज करता है, उसके लिए संसाधन एकत्र करता है। जैसे कि सैन्य मामले में भारत कमज़ोर है, तो वो संसाधन के रूप में क्या एकत्र कर रहा है? हथियार एकत्र कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह से जो अलग-अलग राज्यों के बीच जो शक्ति का वितरण होता है, अलग-अलग राज्यों के बीच जो ऊँच-नीच का जो स्तर का जो पता हमें चलता है ना, वो कैसे पता चलता है? मतलब सैन्य शासन या सैन्य व्यवस्था के माध्यम से, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक क्षमताओं के माध्यम से हमें इन सब बातों के बारे में पता चलता है। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या डिस्कस करना है हमें। पहले इसको इरेज़ कर देते हैं, फिर मैं आप लोगों को ये क्या कर दिया भई मैंने। ठीक है, रेड कलर कर देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पर है कि मानव स्वभाव, यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य स्वाभाविक रूप से ही आक्रामक होते हैं, अतः क्षेत्रीय विस्तार को शक्तियों का विरोध करके ही असीमाबद्ध किया गया है। जबकि दूसरे और आक्रामक रक्षात्मक यथार्थवादी का मानना है कि राज्य हमेशा अपने अस्तित्व की सुरक्षा और निरंतरता की चिंता से ग्रस्त होते हैं। रक्षात्मक दृष्टिकोण एक सुरक्षा दुविधा की तरफ ले जाता है, क्योंकि जहाँ एक राष्ट्र खुद की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हथियार बनाता है, तो वहीं प्रतिद्वंदी भी साथ ही समानांतर लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो देखिए, जो मानव स्वभाव वाले यथार्थवादी है ना, जो सामान्य शांत स्वभाव के यथार्थवादी हैं, वो कहते हैं कि राज्य जो है ना, वह स्वाभाविक रूप से ही आक्रामक होता है, क्योंकि उसका जो है ना पहला उद्देश्य होता है अपनी क्षेत्रीय शक्तियों का विस्तार करना, ठीक है? अपने भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार करना। इतना क्लियर हुआ? जबकि जो दूसरे तरह के यथार्थवादी होते हैं, जैसे आक्रामक और रक्षात्मक यथार्थवादी, वो कहते हैं कि राज्य जो है ना अपने शक्ति का विस्तार इसलिए करता है क्योंकि उसका जो मुख्य कारण होता है, क्योंकि वो
मूल रूप से अपने राज्य की सुरक्षा और निरंतरता की चिंता से ग्रस्त होते हैं। मतलब प्रत्येक राज्य सोचता है कि वह जो है ना उसका अस्तित्व जो है वो काफ़ी लंबा समय तक टिका रहे। तो इसके लिए प्रत्येक राज्य क्या करता है कि रक्षात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है, ठीक है? और इसके लिए वो अलग-अलग मतलब अपनी खुद की सुरक्षा के लिए अलग-अलग हथियार इकट्ठा करता है। अब जब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कोई राज्य हथियार इकट्ठा करता है, तो दूसरा राज्य भी उससे कॉम्पिटिशन करना चाहेगा। तो दूसरे राज्य भी उसके साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, उससे उसके साथ प्रतिद्वंदिता करते हैं और फिर सभी राज्य जो है ना अपनी-अपनी शक्तियों में इज़ाफ़ा करने की कोशिश करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यथार्थवाद की विशेषता बताइए, तो आप लोग बिना कोई कुछ समझे, सोचे-समझे यही आंसर लिखिएगा। आपका जो आंसर है ना वो 100% एक्यूरेट होगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएँगे। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है, इसलिए यह प्रक्रिया और अधिक अस्थिरता की ओर ले जाते हैं। यहाँ सुरक्षा को केवल शून्य राशि खेल, शून्य संचय खेल के रूप में देखा जाता है, जहाँ केवल सापेक्ष लाभ मिल जाता है। अब ऐसा है कि हर राज्य जो है ना प्रतिस्पर्धा का एक हिस्सा हो जाता है। हर राज्य अपने-अपने लिए हथियार को संगठित करना स्टार्ट कर देता है। अब हर राज्य अपने शक्ति में विस्तार करना चाह रहा है, अपने भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार करना चाह रहा है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि अलग-अलग राज्यों में जो है ना अस्थिरता बढ़ेगी, मतलब स्थिरता नहीं रहेगी। अब वो लोग जो है ना मतलब एक तो इनसिक्योर हो जाएँगे, ठीक है? अब अस्थिर भी हो जाएँगे। अब उनको जो है ना, उनको चिंता सताने लगेगी कि ये राज्य हमसे ज़्यादा हथियार ले लेगा तो हमसे जीत जाएगा या फिर इसके पास कम है तो ये हमें नहीं हरा पाएगा। तो इस तरह से एक राजनीतिक अस्थिरता बन जाएगी। तो इतना क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से यथार्थवाद या सांस्कृतिक यथार्थवाद को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नव यथार्थवाद की। तो ऐसा है ना कि यथार्थवाद के बारे में अगर बात करें तो यह यथार्थवाद का जो विचार है ना, यह 15वीं-16वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ और ये ऑलमोस्ट द्वितीय विश्व युद्ध के आस-पास तक आते-आते या थोड़े बहुत उसके बाद तक आते-आते इसकी समाप्ति हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद 1970 के समय में 1970-75 के समय में फिर से यथार्थवाद जो विचारधारा है ना उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई। तो उसी के बारे में तो उस समय में जो यथार्थवाद जो विचारधारा आई ना, तो उसे नव यथार्थवाद कहा गया, ठीक है? या संरचनात्मक यथार्थवाद कहा गया। तो इसके बारे में चर्चा हमें यहाँ पर करनी है। इसी के बारे में चर्चा हमें करनी है। नव यथार्थवाद मतलब यथार्थवाद का नया स्वरूप जो कि 1970 के बाद से पुनर्जीवित हुआ। तो नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद अंग्रेजी में नियो रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सिद्धांत है जो कहता है कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसे सबसे पहले केनेथ वॉल्टज ने 1979 की अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उल्लेखित किया था। ठीक है? ये इसको मिटा दीजिए, ये गलत है, एरर है, टाइपिंग एरर। तो ऐसा है कि नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद कहता है कि भाई देखो, शक्ति जो है ना, प्रत्येक राज्य की शक्ति जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अब मान लेते हैं अमेरिका और भारत में अगर आज कोई संबंध है ना, तो वो शक्ति के आधार पर ही है क्योंकि दोनों ही अभी अभी के दौर में महाशक्तिशाली देश कहे जाते हैं। तो इ इन दोनों की शक्ति ने ही इन दोनों को एक जगह लाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने में सहायता की है, ठीक है? तो ये जो नव यथार्थवाद है, ये कहता है कि भई देखो, शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इस नव यथार्थवाद की कल्पना सबसे पहले 1979 में केनेथ वोल्टेज ने की थी और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इसमें इन्होंने नव उदारवाद की नव यथार्थवाद की जो है विचारधारा प्रस्तुत की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नव उदारवाद के साथ-साथ नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 2 सबसे प्रभावशाली समकालीन दृष्टिकोणों में से एक है। यही 2 दृष्टिकोण पिछले 3 दशकों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतों पर हावी रहे हैं। नव यथार्थवादी उत्तर अमेरिकी राजनीति विज्ञान से उभरा है और इसने ई.एच. कॉर, हॉर्स मॉर्गेनथाउ और रिनहोल्ड निबूर की शास्त्रीय यथार्थवादी परंपराओं को पुनर्निर्मित किया है। नव यथार्थवाद को रक्षात्मक तथा आक्रामक नव यथार्थवाद में विभाजित किया गया है। तो ऐसा है कि 2 तरह के विचार, एक मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो सीरीज़ 1 में उदारवाद के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया है, ठीक है? तो ऐसा है कि उदारवाद और नव उदारवाद ये जो 2 विचारधाराएँ थी ना, ये ऑलमोस्ट लगभग-लगभग साथ में चली थी। साथ में ही इनका मतलब इनका इन इस विचारधारा ने प्रादुर्भाव प्राप्त किया था। इन इन विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ था और साथ में इन सभी की मृत्यु भी हुई थी। मतलब ये एकदम वीर गति को प्राप्त हुए थे, साथ में फिर से इनका पुनर्जन्म भी लगभग साथ में हुआ। तो नव उदारवाद और नव यथार्थवाद ऑलमोस्ट 2 ऐसे प्रभावशाली दृष्टिकोण हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे ज़्यादा अभी भी प्रयोग किए जाते हैं। और पिछले 30 साल में जो है ना
इन दोनों विचारधाराओं का जो प्रयोग है ना, वो काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है। ये जो नव यथार्थवाद जो विचारधारा है ना, ये उत्तरी अमेरिकी राजनीति विज्ञान से उ उभरा है और जो पुराने यथार्थवादी लेखक थे, पुराने यथार्थवादी विचारक थे जैसे ई.एच. और हर्ष मॉर्गेंथु, इसी का एक सक्सेसर है। इन्हीं के विचारों को बढ़ाया गया है नव यथार्थवाद के माध्यम से। तो इतना क्लियर हो गया। नव यथार्थवाद जो है मूल रूप से रक्षात्मक और आक्रामक यथार्थवाद में विभाजित किया गया है, ठीक है? अब वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, फिलहाल मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। तो पहला है रक्षात्मक यथार्थवाद। तो ये जो विचारधारा है ना 2001 की एक में मियर साइमर की किताब द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के प्रकाशन के बाद संरचनात्मक यथार्थवाद शाखाओं रक्षात्मक और आक्रामक यथार्थवाद में विभाजित हो गया। तो ऐसा है कि ये जो नव यथार्थवाद था ये बाद में 2 शाखाओं में बँट गया। पहला तो है रक्षात्मक यथार्थवाद, दूसरा है आक्रामक यथार्थवाद, ठीक है? तो ये जो 2 विभागों में बाँटा गया नव यथार्थवाद को, वो बाँटा गया था मियर साइमर के द्वारा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो इसमें उन्होंने नव यथार्थवाद को इस तरह से विभाजित कर दिया था। अब देखिए नव यथार्थवाद का जो मूल रूप जो कि वोल्टेज ने निर्मित किया था, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया, ठीक है? वोल्टेज की ही विचारधारा थी यथार्थवाद, ठीक है? तो उसे अब कभी-कभी रक्षात्मक यथार्थवाद कहा जाता है, जबकि मियर साइमर ने जो विचारधारा प्रस्तुत की नव यथार्थवाद में, उसे आक्रामक यथार्थवाद कहा जाता है। दोनों शाखाएँ इस बात पर सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम की संरचना जिस प्रकार की है, वह राज्यों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करती है। ठीक है? मतलब यथार्थवाद जो पुराना वाला यथार्थवाद है, सांस्कृतिक यथार्थवाद और जो नया वाला यथार्थवाद है, नव यथार्थवाद, ठीक है? या संरचनात्मक यथार्थवाद, वो दोनों ही ये बात कहते हैं कि प्रत्येक राज्य जो है ना, वो प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूर हैं और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएँ हैं ना, वे ही इन सभी राज्यों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करती हैं। जबकि रक्षात्मक यथार्थवाद कहता है कि अधिकांश राज्य अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मतलब अपनी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर वो एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। रक्षात्मक यथार्थवाद ये कहता है कि सुरक्षा हेतु प्रतिस्पर्धा होती है अलग-अलग राज्यों के द्वारा। जबकि जो अब बात कर ले आक्रामक यथार्थवादी कहते हैं कि सभी राज्य जितना संभव हो सके उतनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब राज्य अधिकतम शक्ति चाहते हैं। तो अब ऐसा है कि कोई भी शाखा, चाहे वो यथार्थवाद की सांस्कृतिक शाखा हो, पुरानी वाली या फिर नव यथार्थवाद की शाखा हो, नई वाली, तो वो दोनों ही कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ही वो मूल कारण है जो कि राज्यों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इसी के साथ रक्षात्मक यथार्थवाद कुछ एक बात ऐड करता है इसमें। अब वो कहता है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम जिम्मेदार है ही, लेकिन इसके साथ-साथ अधिकांश राज्य अपनी सुरक्षा के लिए भी एक दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक उसी तरह इन दोनों बातों में एक और बात आक्रामक यथार्थवादियों द्वारा जोड़ दी जाती है और वो ये बात जोड़ते हैं कि सभी राज्य जितना संभव हो सके उतनी मात्रा में शक्ति को हासिल करना चाहते हैं और शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में और अपने वर्चस्व में बढ़ावा जो है ना वो हासिल कर सके, वर्चस्व में बढ़त हासिल कर सके। तो इतना क्लियर हो गया। आक्रामक यथार्थवाद तो ये तो बता ही चुका हूँ मैं, मियर साइमर द्वारा विकसित या आक्रामक यथार्थवाद का सिद्धांत बता दिया मैंने, ऊपर में ही बता दिया, ये तो बस लाइनें लिखी गई हैं ताकि आप लोग इसको क्लेरिफ़ाई कर सकें। अब है उदारवाद और नव उदारवाद को समझाइए, यह भी आपके पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो उदारीकरण किसी भी क्षेत्र, आर्थिक, राजनीति या धर्म में हो सकता है, राजनीतिक या धार्मिक क्षेत्र में हो सकता है, ऐसा लिखना था यहाँ पर मुझे। एक विचारधारा के रूप में उदारवाद पारंपरिक और प्रतिगामी की अपेक्षा प्रगतिशील और आधुनिक है। उदारवाद एक ऐसे उपाय के रूप में अपनाया जाता है जो गरीब और पिछड़े लोगों को आकर्षित करने के लिए उन्हें एक गुलाबी चित्र प्रस्तुत करने और सामाजिक संघर्ष को रोकने के लिए अपनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यह केवल एक सपना है, लेकिन जीवन के सभी क्षेत्रों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसकी संस्थापना के बाद उदारीकरण वास्तविकता में हासिल किया गया है। यह उदारवाद की वजह से है कि हम उन महिलाओं के लिए इतनी स्वतंत्रता देखते हैं जो एक समय कपड़े से सिर से पैर की अंगूठी तक पूरी तरह से कवर करने के लिए मजबूर थे और वास्तव में उनकी कोई आवाज़ नहीं थी। किसने सोचा होगा कि 50 साल पहले दुनिया के कई देशों में महिलाओं के मामले में महिलाओं की हालत क्या थी जबकि जब यह पुरुष प्रधान समाज था। तो देखिए उदारीकरण जो है ना, यह वास्तव में कहीं पे भी देखने को मिलता है, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में। और अगर हम उदारवादी विचारधारा की बात करें तो यह पारंपरिक प्रतिगामी जो पुरानी जो विचारधाराएँ थी उसकी अपेक्षा प्रगतिशील रहा है, ठीक है? उदारवाद बोलता है उदारवाद जो है ना एक तरह से गरीब की जो दयनीय स्थिति है ना उसको दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है? और वो कहता है कि देखो भई ये जो है ना
समाज बहुत कठोर है, ठीक है? और ये है ना एक तरह से लोभी है, लालची है और यह एक को मार कर के दूसरे मतलब दूसरे को मारकर खुद आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है। उदारवाद ऐसा कहता है, ठीक है? और यही उदारवाद की वजह से उदारवाद की जो कल्पना आई जो कि कह रहा था कि भई ये गलत है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य का स्वार्थी होना गलत है, ठीक है? तो वो कहता है कि सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से, वो कहती है कि मनुष्य स्वार्थी है, उसका स्वार्थी होना गलत है, लेकिन फिर भी वह अपने अंदर से एक प्रतिस्पर्धा की भावना को जगाए रख सकती है, वह दूसरे को ना मारे, ठीक है? दूसरे को कोई कह लें कि शारीरिक तौर पर ना नुकसान पहुँचाए लेकिन आर्थिक और सामाजिक तौर पर नुकसान पहुँचा सकती है। उदारवाद ऐसा कहती है, ठीक है? अब उदारवाद की वजह से ही क्या हुआ ना कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार मिला, आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे। अब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाह रहा है, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो समाज में किसी अन्य रूढ़िवादियों से स्वतंत्र होना चाहे। तो उसी वजह से उदारवाद की वजह से ही मनुष्य में जो महिलाएँ हैं ना, उनको काफ़ी स्वतंत्रता मिली, ठीक है? अभी आप लोग इसको नहीं समझे होंगे, मैं आगे नीचे लिए चलता हूँ, इसको और क्लैरिफ़ाई करूँगा अभी, तब आप लोग इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? देखिए, यहाँ है उदारवाद एक प्रक्रिया है जो कि जिस भी क्षेत्र में अपनाया गया है, वहाँ पे सुधार का काम करता है, ठीक है? केवल उस परिवर्तन को प्रतिबिंबित करता है जो प्रक्रिया की को गति देने में शामिल किए गए हैं। नव में सिर्फ़ एक नए प्रकार के उदारवाद का अर्थ है जो कि उदारवाद से अलग है। यद्यपि निश्चित रूप से नए और बेहतर विचार हैं, यह एक लेवल के अधिक है और जो उदारवाद के गुणा में अधिक लोगों को आकर्षित करता है। लोग आसानी से भूल जाते हैं कि जब उदारवाद प्रस्तुत किया गया था तो यह भी लगभग क्रांतिकारी हुआ था, लेकिन जल्द ही इसका आकर्षण इतना मोटा हो गया कि वो नव उदारवादी शब्द को गढ़ने की ज़रूरत पड़ गई। तो ऐसा है कि उदारवाद की प्रक्रिया में सबसे पहले है ना मनुष्य की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी गई, ठीक है? और वो उसमें कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, चाहे वो किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र हो। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है और उस पर राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। राज्य वास्तव में अराजक है, राज्य अपनी शक्ति का विस्तार चाहता है, इसके लिए वो लालची हो सकता है, लोभी हो सकता है। इसलिए प्रत्येक राज्य को ये चाहिए कि वो व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का कोई दखल ना दे। अब ऐसा है कि समय के साथ-साथ यह विचारधारा ये जो पुरानी विचारधारा थी उदारवाद की जिसे हम सांस्कृतिक उदारवाद कहते हैं ये खत्म हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद 1970 के आसपास में फिर से इस उदारवाद वाली विचारधारा को जन्म दिया गया जिसे नव उदारवाद अथवा संरचनात्मक उदारवाद के नाम से जाना गया। यह थोड़ा-सा अधिक आकर्षित करता है लोगों को उदारवाद के मुकाबले। जो पुराना उदारवाद है उसके मुकाबले यह लोगों को थोड़ा ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उदारवाद का थोड़ा बहुत पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, नीचे देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। एक राजनीतिक विचार के रूप में उदारवाद 1776 में 1776 में प्रसिद्ध हो गया था जब एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री हुए जिसका नाम एडम स्मिथ था। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी राष्ट्रों का धन, ठीक है? और उसमें उन्होंने उदारवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया। तो यह एक ऐसी पुस्तक थी जो सरकार से न्यूनतम नियमों का प्रस्ताव रखती है और उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए सरकार से बहुत कुछ हस्तक्षेप की माँग करती है। उन्होंने आर्थिक रूप से विकसित होने के लिए किसी देश के लिए सबसे अच्छा तरीका के रूप में कोई टैरिफ, कोई बाधा, कोई नियंत्रण नहीं और मुक्त व्यापार का प्रस्ताव दिया। ये विचार क्रांतिकारी थे और तदनुसार उदारवादी कहा गया था, ठीक है? और इस विचार को उदारवादी कहा गया क्योंकि ये अतीत के कठोर उपायों को बदलने की माँग करते थे। तो ऐसा है कि 1776 में एक अर्थशास्त्री हुए। अब यहाँ पर समझ लिए अर्थशास्त्री का मतलब है अर्थ, धन से संबंधित बातें एडम स्मिथ ने लिखी थी। तो उदारवाद मूल रूप से धन से संबंधित ही एक विचारधारा थी जिसमें उदारवाद कहती थी कि भाई देखिए, व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता में सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होना चाहिए और सरकार जो है ना किसी व्यक्ति के उद्यमिता, उद्योग धंधे में किसी भी तरह की हस्तक्षेप ना करे। और ये कहती है, ये विचारधारा कहती है कि सरकार जो है ना वो न्यूनतम हस्तक्षेप करे मतलब ये है कि मानव कोई उद्योग धंधे विकसित करता है या 2 या 4 मानव उद्योग धंधे विकसित करते हैं तो उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है? और आर्थिक रूप से उसे विकसित होने में क्या है कि कोई भी टैरिफ, कोई भी बाधा, कोई भी टैक्स जो है ना वो सरकार की ओर से नहीं लगाया जाना चाहिए। और इस तरह की जो विचारधारा थी ना यह एक तरह से क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में मतलब 1776 में प्रचलित हुई, ठीक है? लेकिन बाद में धीरे-धीरे ये विचारधारा मोटी नहीं पड़ती गई और धीरे-धीरे ये समाप्त हो गई। लेकिन बाद में नव उदारवाद की एक विचारधारा
को विकसित किया गया जो कि इसी की एक शाखा है, ठीक है? और इसे ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि 1970 के आस-पास में जीवित किया गया और ये पिछले 25 वर्षों से लोकप्रिय है और अभी भी ये लोकप्रिय है, ठीक है? आगे इसके बारे में अभी मैं और डिटेल से बताता हूँ, फिलहाल मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। तो ये रहा। यह मुक्त बाजारों और अर्थव्यवस्था के विकास को नियंत्रित करने के लिए बाजारों के लगभग शासन का प्रस्ताव है। यह उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप को समाप्त करता है। एकदम यहाँ देख लीजिए, यह उद्यमिता उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने की बात करता है, व्यक्तिगत उद्योग धंधों धंधों को प्रोत्साहित करने की बात करता है और ये कहता है कि भाई मल्टीनेशनल कंपनियां हो जाए, बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण होना चाहिए और सरकारी नियंत्रण एकदम नहीं होना चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह भी कोई मूल्य नियंत्रण, पूंजी, माल और सेवाओं के लिए आंदोलन की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव नहीं है। नियोलिबरलिज्म जो नव उदारवाद है, उनका मानना है कि अनियमित बाजार ही आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के सबसे अच्छे तरीके हैं, क्योंकि यहाँ हर किसी को लाभ होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को पंख देने के लिए निजीकरण और नियामक को प्रोत्साहित करेगा। तो नव उदारवादी लोग कहते हैं जो बाजार में अनिश्चितताएँ होंगी ना, जो सामान के वस्तुओं के अ, क्या कह लें कि मूल्य में हेर-फेर होगा ना, तो इससे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और हर व्यापारी वर्ग जो है ना, अपने-अपने निजी लाभ को मतलब प्राप्त कर पाएगा। तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को पंख देती है, ठीक है? यह जो नव उदारवाद की विचारधारा है और यह प्रोत्साहित करती है कि हर एक जो उद्योग धंधे है ना, उसका उसका निजीकरण कर दिया जाए और उसके नियामक को इतना इतना मतलब उसके जो नियम है, उसको इतना अच्छा कर दिया जाए या इतना कम कर दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति उद्योग धंधे विकसित कर सके और अपने आप को समृद्ध कर सके। संक्षेप में अगर हम उदारवाद और नव उदारवाद के बीच अंतर करें, तो हम ये देखते हैं उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो स्वतंत्रता पर विश्वास करता है। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी नीतियों को दर्शाता है, ठीक है? आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद नीतियों को दर्शाता है जिसका मतलब है सरकार के नियंत्रण और हस्तक्षेप को काटकर उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, मतलब उद्योग धंधों को बढ़ावा देना, सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप को कम करना। वहीं नव उदारवाद एक ऐसा शब्द है जो कि 25 साल पहले गढ़ा गया, मैंने बताया 1970-72 के आसपास में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दुनिया में आर्थिक उदारीकरण में तेजी लाने के लिए प्रस्ताव में स्थापित किया गया। तो मतलब नव उदारवाद कहता है कि भाई मल्टीनेशनल कंपनियां, ऐसी कंपनियों का विस्तार हो, ऐसी कंपनियों का विकास हो जो कि एक राज्य में ही नहीं अपितु कई राज्यों में अपना व्यापार करे। ठीक है, उदारवादी राजनीति, धर्म या अर्थशास्त्र जैसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति और स्वतंत्रता का उल्लेख कर सकता है। उदारवादी कहते हैं कि कोई भी क्षेत्र हो, उसमें व्यक्ति स्वतंत्र है, राजनीति हो, धर्म हो या अर्थशास्त्र हो। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति स्वतंत्र है, उस पे राज्य का किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए या फिर एकदम न्यूनतम नियंत्रण ही होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है, एक और बच गया यहाँ पे। नव उदारवाद मुख्य रूप से उदार उदार अर्थव्यवस्था की नई नीतियों को दर्शाता है जो कि 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के अंत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पेश किया गया था। तो नव उदारवाद ने क्या किया था, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज करने में मदद की थी। मतलब वैश्वीकरण क्या होता है, भूमंडलीकरण, विश्व के बाजारों का एक हो जाना। तो वैश्वीकरण के बारे में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इसका एक चैप्टर ही है आप लोगों के बुक में। तो इतना समझ लीजिए अभी केवल कि ये जो नव उदारवाद है इसने क्या किया था, तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण में काफी मदद की थी। तो ये दो प्रश्न आप लोग अब समझ गए होंगे। अब आगे एक प्रश्न है, मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न है, यह भी पहले ही चैप्टर का प्रश्न है, खंड 1 का प्रश्न है। उसमें एक आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य आपसे पूछा गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन गढ़ा है, ठीक है? अगर आपसे पूछ ले कि उदारवाद और नव उदारवाद की आलोचना कीजिए, तो उस जगह पे आपको मार्क्सवाद की व्याख्या कर देनी है, आपका काम हो जाएगा। तो अभी मैं सीधे-सीधे इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर मार्क्सवाद की बात करें, तो मार्क्सवाद जो है ना, यह जो विचारधारा है ना, यह जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी। जर्मन विचारक थे एक, जर्मनी के रहने वाले थे, कार्ल मार्क्स थे। ये समाज, अर्थशास्त्र और राजनीति से संबंधित विचारों को सामूहिक रूप से पेश किए थे, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना गया। और मार्क्सवादी विचारधारा के जन्मदाता जो कार्ल मार्क्स थे, ये 1818 से 1883 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा, ठीक है? और इनके एक मित्र थे फ्रेडरिक एंजलिस, ठीक है? और यह एक उद्योगपति भी थे। हालाँकि अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं इसको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बताऊँगा। कार्ल मार्क्स की एक पूरी की पूरी अच्छी खासी हिस्ट्री है। आप लोग उसको पढ़िएगा, अच्छा लगेगा पढ़ के। अभी यहाँ पर बताऊँगा तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर सीधे-सीधे यहाँ पर जान लेते हैं। तो मार्क्सवादी विचारधारा को प्रस्तुत करने का मुख्य काम
2 लोगों के द्वारा किया गया, एक कार्ल मार्क्स और दूसरा किया गया फ्रेडरिक एंजलिस ने। इन दोनों विचारकों ने क्या किया, इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान सबको पढ़ा और उनमें जो मौजूद समस्याएँ थी उन सबों को एक जगह लिखा और उस पर संयुक्त रूप से विचार किया और एक निश्चित विचारधारा प्रकट कर दी, एक निश्चित विचारधारा की खोज कर दी, जो कि मार्क्सवाद के नाम से जाना गया और इसे विश्व के सामने उन्होंने रख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब है मार्क्सवादी क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है, तो मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार और पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को आमूल रूप से परिवर्तित करने और सर्वहारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्यता बतलाता है। इस क्रांति के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था की स्थापना होगी और वह वर्ग विहीन, संघर्ष विहीन व शोषण विहीन राज्य की स्थापना हो गई। तो मार्क्सवादी है ना, यह क्रांतिकारी विचारधारा का एक परिणाम है और ऐसा है कि यह हर व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता में विश्वास रखता है और ये समाज, खैर ये तो राज्य को मानता ही नहीं है, ठीक है। हर मार्क्सवादी कहता है कि सभी व्यक्ति जो है ना वो समान है, ठीक है, और वो चाहे किसी भी स्तर पर हो। इतना क्लियर हो गया। और ये कहता है कि यह जो मतलब जो उदारवाद है और जो यथार्थवाद है ना, यह एक तरह से पूंजीपति वर्ग को जन्म देता है और ये जो पूंजीपति वर्ग है ना, ये गरीब वर्गों का शोषण करता है। तो इस वजह से ये जो पूंजीपति वर्ग है, इसको समाप्त करने के लिए हिंसात्मक क्रांति की आवश्यकता है। इतना क्लियर है? अब मार्क्सवाद की कुछ विशेषताएँ हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला है, मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। सच में मार्क्सवाद जो है ना, वो कहता है कि देखो भई, पूंजी जो है ना, यह जो है ना शोषण का एक बहुत बड़ा कारण है। मान लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल, मैं अभी 5 लाख रुपए कमाता हूँ और मेरे सामने कोई एक गरीब आ जाए जो दिन का 400 रुपए कमाता हो, तो मैं उस गरीब को ज़रा भी वैल्यू नहीं दूँगा। ये मेरी ही प्रकृति नहीं होगी, आपकी भी प्रकृति होगी, ठीक है? आप भी उस गरीब को वैल्यू नहीं देंगे। आप उसके सामने या तो 2 ही काम कर सकते हैं, या तो थोड़ा बहुत सांत्वना प्रकट करके निकल जाएँगे या फिर उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। तो मार्क्सवाद इसके विरुद्ध है। मार्क्सवाद कहता है कि पूंजीपति लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है? पूंजीवाद जो है ना, यह समाज को एकदम बेढंगा कर देता है, समाज को बर्बाद करने का काम करता है। तो मार्क्सवाद जो है ना, ये कहता है कि पूंजीवाद जो है ये नहीं होना चाहिए। दूसरा है, मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है। तो मार्क्सवाद कहता है, मार्क्सवादी विचारधारा कहती है कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ना, इसको समाप्त करने के लिए किसी भी हिंसात्मक साधन का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा है, मार्क्सवादी प्रजातांत्रिक संस्था को पंजीपतियों की संस्था मानते हैं, जो उनके हित के लिए और श्रमिकों के शोषण के लिए बनाई गई है। तो ऐसा है कि मार्क्सवादी लोग कहते हैं कि जो प्रजातांत्रिक संस्था है, जैसे कि आप लोग लोकतंत्र वाली बातें देख लेते हैं, जैसे भारत को ही देख लीजिए, यहाँ लोकतंत्र प्रजातंत्रीय संस्था है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े-बड़े पूंजीपति हैं। अब जैसे मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मुकेश अंबानी हो गए, अडानी ग्रुप्स हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद मित्तल ग्रुप हो गया, फिर टाटा ग्रुप हो गए, तो ये पूंजीपति लोग हैं, ठीक है? अब ये क्या करते हैं ना, सरकार के निर्णयों को कुछ हद तक प्रभावित करते हैं, ठीक है? और सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं, तो सरकार को इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार को इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है, ऐसा माना जाता है, ठीक है? और ऐसा है कि अब ये जो इनकी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, इसमें जो श्रमिक जो मज़दूर खटेंगे ना, तो उनका शोषण ही होता है। तो मार्क्सवाद कहते हैं भई देखो, पूंजीपतियों की संस्था नहीं होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक संस्था तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हर जो बड़ा वर्ग होता है, पूंजीपति वर्ग होता है ना, वो श्रमिकों के शोषण के लिए कुछ भी कर सकता है। मार्क्सवाद है ना, धर्म विरोधी भी है तथा धर्म को मानव जाति के लिए अफीम कहता है। मार्क्सवाद कहता है कि देखो भई, हर मनुष्य जो है ना, वो पुरुषार्थ के माध्यम से ही, मेहनत के माध्यम से ही अपनी सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो अगर 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 धर्म की बात कर ले, तो मार्क्सवाद कहता है कि धर्म को मानने से या धर्म में पूजा अर्चना करने से कोई भी पुरुषार्थ मानव का सिद्ध नहीं होता है। मानव जो है ना, वो बेकार हो जाता है, क्योंकि वो धर्म में उसे कोई ना तो पैसा मिलता है, ना ही उससे सामाजिक क्षेत्र में उसका कोई आदान-प्रदान होता है, ठीक है? तो हर व्यक्ति के लिए मार्क्सवाद कहता है कि धर्म ये गलत है, धर्म विरोध करता है मार्क्सवाद, क्योंकि मार्क्सवाद कहता है कि ये जो मानव जाति के लिए अफ़ीम है और इस अफ़ीम का सेवन करने से मानव जाति एक ऐसे गड्ढे में जाकर गिर जाती है, जिससे बाहर निकलना असंभव है। ठीक है? मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करते हैं। मार्क्सवाद कहता है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, राज्य विहीन होना चाहिए पूरा समाज, और यह साम्यवाद की स्थापना में विश्वास करता है। इतना क्लियर हो गया? 5 पॉइंट समझ गए। छठा पॉइंट है, समाज या राज्य में शीर्ष शासकों और शोषितों में पूंजीपतियों और श्रमिक वर्गों में
संघर्ष जो है ना वो अनिवार्य है। वो कहता है कि समाज में अगर शासक या क्या कहते हैं शोषक और शोषित जन्मेगा और पूंजीपति और श्रमिक वर्ग जन्मेगा तो उनके बीच संघर्ष होना अनिवार्य है। अतः ये जो है ना ये गलत है, इसका नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए। मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करते हैं। अब जैसे पूंजीवाद का जन्म मार्क्सवाद कहते हैं कि कैसे होता है? तो पूंजीवाद का जन्म एक तरह से देख लीजिए अमेरिका बहुत बड़ा देश है, ठीक है? अब वहाँ पर जो माल, जो प्रोडक्शन होंगे, जो भी कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाएँगे, उसको छोटे-छोटे देशों में अगर भेजा जाता है, तो छोटे देश में भी वही चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है? अब छोटे देश में वही चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा है ₹50 में और अमेरिका में वो मैन्युफैक्चर हो रहा है ₹5 में। तो ₹5 वाली चीज़ जो है ना, वो छोटे देश के लोग ज़्यादा खरीदेंगे और ₹50 वाली चीज़ को छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि छोटे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, ठीक है? अब छोटे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था चरमराएगी। अब इससे क्या होगा कि अमेरिका जैसा जो बड़ा देश है ना, वो क्या करेगा? इस ऐसे छोटे देशों पर अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रण जमा लेगा, ठीक है? अब यही जो नियंत्रण है ना, एक तरह से पूंजीवाद को जन्म देगा क्योंकि अब पूंजीवाद इस तरह से हो गया कि अब अमेरिका के लिए यह जो छोटा देश है ना, एक बहुत बड़ा बाज़ार बन गया, जहाँ पर अमेरिका रोज़ के रोज़ नए-नए सामान उतारेगा और मतलब बड़े देश मतलब एक मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया अमेरिका का, मतलब कोई भी बड़ा देश छोटे देश में अपने सामान उतारेगा, उसको बेचेगा और बड़ा मोटा मुनाफ़ा कमाएगा और छोटे देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाएगा। तो यहीं से पूंजीवाद का जन्म होता है और मार्क्सवाद इसके विरुद्ध है, ठीक है? इतना क्लियर है? मार्क्सवाद की अब ये जो मार्क्सवादी विचार है ना, इसकी आलोचना की गई है, इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए गए हैं। तो वो पहला तर्क है कि मार्क्सवाद का उद्देश्य अस्पष्ट है। ठीक है? अब ऐसा है कि मार्क्सवाद ऐसे समाज की कल्पना करता है जो कि वर्ग विहीन है, राज्य विहीन है। अब ना वर्ग होगा, ना राज्य होगा, तो फिर वो कैसे संभव है कि एक मनुष्य समाज में रह सके? तो इसका जो व्यावहारिक हल है ना वर्गविहीन और राज्यविहीन अगर कुछ होता है, तो इसका कोई व्यावहारिक हल जो है ना हमें मार्क्सवाद में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है? तो इसलिए मार्क्सवाद का जो उद्देश्य है ना वो अस्पष्ट है। दूसरा हिंसा द्वारा सामाजिक परिवर्तन। तो मार्क्सवादियों का दृष्टिकोण है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा आवश्यक है। लेकिन हमें ऐसा मानकर चलना चाहिए कि हर स्थिति में हिंसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हिंसा से बहुत जान-माल का नुकसान होता है, काफ़ी मतलब काफ़ी खून की नदियाँ बहती है, पैसों का भी काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है? अब है मज़दूरों की तानाशाही खतरनाक। तो ऐसा है कि मार्क्सवाद कहता है कि मज़दूर वर्ग और मज़दूर मतलब ऐसा है कि सभी व्यक्ति बराबर हो जाएँगे मतलब मज़दूर वर्ग जितना कमाएगा बराबर कमाएगा। अब ऐसा है कि ऐसा करने से मज़दूरों की एक तानाशाही का निर्माण हो जाएगा। अब मज़दूर अपने आप को बहुत बड़े समझने लगेंगे और ये पूँजीपतियों के खिलाफ ही खड़े हो जाएँगे। तो इस तरह से मज़दूरों की तानाशाही भी हो सकती है, तो इसलिए मार्क्सवाद की आलोचना इस तर्क पर की जा रही है। ठीक है? लोकतंत्र विरोधी धारणा, तो मार्क्सवाद में क्या है ना कि लोकतंत्र विरोधी धारणा भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है? क्योंकि ये कहती है कि राज्य होगा ही नहीं, अब राज्य नहीं होगा तो फिर भई राज्य नहीं होगा तो फिर राज्य के अंदर जो मौजूद नागरिक हैं उन पर नियंत्रण कौन करेगा? अब उनको नियंत्रण करने के लिए एक लोकतंत्र की आवश्यकता है, तब लोकतंत्र ही नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो मार्क्सवाद लोकतंत्र विरोधी धारणा भी है और इसलिए इसकी आलोचना की जाती है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। तो ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं कि वो कहता है कि हर वस्तु का मूल्य सामान्य कर देना चाहिए। अब हर वस्तु का मूल्य सामान्य कर दिया जाएगा तो प्रतिस्पर्धा ही नहीं रह जाएगी बाज़ार में। अब बाज़ार में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो लोगों के पास ज़्यादा बेचने को कुछ रहेगा नहीं या खरीदने को कुछ रहेगा नहीं। तो फिर वो दिक्कत में पड़ जाएँगे। अब वो दिक्कत में पड़ जाएँगे तो फिर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा और ये एक तरह से राज्य गरीब स्थिति में चला जाएगा। अब है मार्क्सवाद का महत्व, इतना तो आप समझ गए, मार्क्सवाद की विशेषता समझ गए और मार्क्सवाद के विरोध में जो तर्क दिए जा सकते हैं वो भी समझ गए। लेकिन इसके बावजूद भी मार्क्सवाद का बहुत ज़्यादा महत्व है और इसका प्रभाव आज भी समाज में मौजूद है। तो मार्क्सवाद की जो है ना विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है, ठीक है? लेकिन फिर भी पूरे विश्व के स्वरूप को मार्क्सवाद ने परिवर्तित करने का काम किया है, ठीक है? और ये जो मार्क्सवाद है ना एक तरह से पीड़ितों, दलितों और शोषितों एवं श्रमिक वर्गों का पक्ष लेकर उसके मानव कल्याण की बात करता है, ठीक है? और इस वजह से मार्क्सवाद जो है ना 3 या 4 प्रमुख बातों की 4 प्रमुख बातों की व्याख्या करता है। सबसे पहला वैज्ञानिक दर्शन। तो मार्क्सवाद कहता है कि वैज्ञानिक मतलब श्रमिकों को कोई वैज्ञानिक आधार देने की ज़रूरत नहीं है। वो एकदम से समझ लीजिए मज़दूर है, मज़दूर ही रहेंगे लेकिन उन्हें जो है ना बराबर का अधिकार समाज में प्राप्त होना चाहिए, ठीक है? इतना क्लियर है? सैद्धांतिकता की अपेक्षा व्यावहारिकता पर बल। तो ऐसा है कि मार्क्सवाद जो है ना इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा व्यावहारिक है क्योंकि इसने समाज के गरीब तबके को उठाया है। अब इस गरीब तबके को उठाया है
और उसको उसकी मदद की है, तो इस वजह से यह व्यावहारिक है, ठीक है? और इसी व्यावहारिकता की वजह से आज रूस और चीन में सफल रूप से मार्क्सवादी सरकारें चल रही हैं, ठीक है? और है कि ये जो है ना ये क्या कहते हैं कि इसके प्रभाव को अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने श्रमिक वर्ग की स्थिति को बदलने का काम भी किया है। मार्क्सवाद का एक प्रभाव ये भी है कि इसने श्रमिक वर्ग में एक चेतना का विकास किया और एकता को जन्म दिया है और उनकी जो स्थिति है उसको सुधारने में मदद की है, ठीक है? अब ऐसा है कि पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों पर भी प्रकाश डालने में मदद की है और यह भी एक प्रभाव है इसका, तो मार्क्सवादी विचारधारा का। तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि गरीब लोग का शोषण करते हैं, कौन? अमीर लोग, या बड़े देश छोटे देशों का शोषण करते हैं। सर्वहारा वर्ग के द्वारा क्या होता है कि मजदूर वर्गों का शोषण किया जाता है, अमीर वर्ग के द्वारा गरीब वर्गों का शोषण किया जाता है। तो इस तरह की पूंजीवादी व्यवस्थाओं के दोष को जो है ना, ये विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा ने उजागर किया है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? संक्षेप में मार्क्सवादी विचारधारा जो है ना, दलित और उपेक्षित मानवता का पक्ष लेकर अपने को एक अत्यधिक लोकप्रिय और आकर्षित रूप में प्रस्तुत कर चुका है। मतलब मार्क्सवादी विचारधारा ने किसका पक्ष लिया? तो दलित और उपेक्षित लोगों का पक्ष लिया, उपेक्षित मानवता का पक्ष लिया और फिर अत्यधिक लोकप्रिय हो गया आज के समाज में, और यह भी विश्व राजनीति में एक अमूल्य स्थान रखता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब चौथा जो क्वेश्चन है ना, ये है प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम विस्तार से बताइए। तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के पहले खंड के तीसरे चैप्टर का हिस्सा है, ठीक है? हाँ, तीसरा है। पहला खंड जो है ना, ब्लॉक 1 का तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। तो तीसरे चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम विस्तार से बताइए। तो संभवतः मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था और इसके क्या कारण थे, या किस कारण से ये युद्ध हुआ था और इसका क्या परिणाम हुआ था। तो शॉर्टकट में मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें 2 तरह के देश थे। पहला जो देश था, वो था आप लोगों को मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, या कह लें कि अमेरिका, इटली, रोमानिया, ठीक है? और उनके सहयोगी राष्ट्र। तो ये सब थे मित्र राष्ट्र, और अंतिम में प्रथम विश्व युद्ध का जब अंत हुआ था तो इन्हीं राष्ट्रों की विजय हुई थी। और जो केंद्रीय शक्तियाँ थी, जो कि उस समय काफ़ी एकदम वो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, तो उसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया इत्यादि। तो इन सबों की हार हो गई थी, ठीक है? इतना क्लियर है? और मैंने आप लोगों को इस विश्व युद्ध का कारण भी बता दिया था, फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्टकट में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो प्रथम विश्व युद्ध के अनेक कारण थे। सबसे पहला कारण था यूरोप में शक्ति संतुलन का बिगड़ना, ठीक है? अब कैसे शक्ति संतुलन बिगड़ा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कहाँ गया भाई कर्सर? कर्सर मिल गया मेरे को। तो मतलब खो गया था कर्सर। ऐसा है कि कभी-कभी है ना, खो जाता है कर्सर, इसलिए मेरे बैटरी में माउस के बैटरी में प्रॉब्लम है, तो कर्सर मिलता नहीं है, ठीक है? वो मतलब काम करना छोड़ देता है। तो अब ऐसा है कि यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ा। अब कैसे बिगड़ा, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा है कि जर्मनी पहले एकीकृत नहीं था 1871 में, ठीक है? अब उसमें एक बहुत बड़े नेता हुए, ठीक है? जो कि थे बिस्मार्क। तो बिस्मार्क ने क्या किया, जर्मनी को एकीकृत किया, ठीक है? एकीकृत करने के बाद जर्मनी एक बहुत बड़े राष्ट्र के तौर पर उभरा और इसने इंग्लैंड और फ्रांस को चुनौती दी, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस उस समय में काफ़ी समृद्धशाली देश बनने की होड़ में थे, ठीक है? इंग्लैंड तो यहाँ तक था कि समुद्री व्यापार का एक रास्ता इख्तियार कर लिया था और दूसरे-दूसरे देशों से व्यापार करता था और काफ़ी पैसा कमा रहा था। तो इस समय क्या है, इंग्लैंड और फ्रांस तो एक बहुत बड़े शक्ति बनने के होड़ में थे ही। अब जर्मनी का एकीकरण हो गया, बिस्मार्क ने उसका एकीकरण कर दिया, तो इस वजह से क्या हुआ कि जर्मनी भी अब इंग्लैंड, फ्रांस के लिए चुनौती बढ़ गई। अब इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी तीनों में क्या हो गई, तो प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ गई, कॉम्पिटिशन बढ़ गया। इसने भी एक तरह से मदद की प्रथम विश्व युद्ध में। जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता, तो ऐसा है कि जर्मनी और फ्रांस हमेशा से दुश्मन रहे हैं, ठीक है? जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो वो किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था, ठीक है? अब ऐसा है कि जर्मनी का जब एकीकरण किया जा रहा था तो बिस्मार्क ने क्या किया था ना, फ्रांस के कुछ प्रदेश छीन लिए थे उससे। फ्रांस से अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र जो है ना, यह काफ़ी धनी क्षेत्र था फ्रांस का। तो बिस्मार्क ने क्या किया, जर्मनी जर्मनी के लिए फ्रांस से ये क्षेत्र छीन लिया। अब इससे क्या हुआ कि अब फ्रांस को जर्मनी से थोड़ी बहुत कुंठा होने लगी, ठीक है? और इस वजह से क्या हुआ कि फ्रांस के लोग जो है ना, वो जर्मनी के विरुद्ध थे। और फ्रांस जो है हमेशा से अब जर्मनी को नीचा दिखलाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र जर्मनी ने फ्रांस से छीन लिया था। ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया। अब दूसरी ओर जर्मनी यह चाह रहा था कि किसी तरह यह फ्रांस, जो कि अब मतलब जो कि अब शक्तिहीन हो गया, ये आगे भी शक्तिहीन बना रह जाए। ठीक है? अब इसके लिए
जर्मनी और फ्रांस ने अलग-अलग समझौते किए। जर्मनी चाहता था कि फ्रांस खत्म हो जाए, फ्रांस चाहता था कि जर्मनी खत्म हो जाए। तो ऐसा है कि कॉम्पिटिशन बढ़ा, अलग-अलग गुटों का निर्माण हुआ, ट्रिपल अलायंस का निर्माण हुआ, ट्रिपल एंटिटी का निर्माण हुआ। तो इसने भी एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध में मदद की। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, यह भी एक कारण था। इसमें क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति उस समय यूरोपीय देशों में चल रही थी। अब कल कारखाने बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे थे, तो कच्चे माल की आवश्यकता होगी। कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो अब कारखाना में जो उत्पादित वस्तु है उसको बेचा कहाँ जाए, तो उसको बाजार की आवश्यकता होगी। तो अब इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने क्या किया ना कि अलग-अलग जगहों पर जाकर कॉलोनियाज़ बनानी स्टार्ट की। उन्होंने क्या किया, छोटे-छोटे क्षेत्रों को हड़पना स्टार्ट किया, उस पर अधिकार किया और फिर उसके बाद क्या किया, तो वहाँ पर अपने सामान को बेचने की शुरुआत कर दी। अब इसने भी क्या किया, एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध के लिए कड़वाहट पैदा की। अलग-अलग राज्य, अब इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ऐसा कर रहे थे, तो तीनों ही राज्यों में क्या हुआ कि एक तरह से समझ लीजिए प्रतिस्पर्धा हो गई। हर राज्य चाह रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा करूँ और फिर अपने माल को वहाँ पर बेच पाऊँ। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? इतनी बातें समझ में आ गई? और यहाँ पर थोड़ा बहुत दिया गया है तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सैन्यवाद भी एक मुख्य कारण था। अब ऐसा है कि आप एक चीज़ जान लीजिए, एक मुद्दा था, क्या कहते हैं, हाँ, फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति में एक नायक उभर कर आया था, जिसका नाम था कौन-सा? तो उसका नाम था, आपको क्या कहते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति से जो है ना, यूरोप के लगभग सभी देश है ना, काँप उठे थे, वो डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, ये काफ़ी शातिर है और काफ़ी खूंखार है। तो अब हर देश जो है ना, अपनी-अपनी सैन्य शक्ति में इज़ाफ़ा कर रहा था और हर देश जो है ना, सैनिक दृष्टिकोण से अपने आप को मजबूत करना चाह रहा था और युद्ध के लिए नए अस्त्र-शस्त्र के निर्माण वो कर रहा था, ठीक है? अब ऐसा है कि राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग अस्त्र-शस्त्र के निर्माण और सैनिक संगठन में खर्च हो जाता था और अनिवार्य सैनिक सेवाओं को भी अब अलग-अलग यूरोपीय देशों में लागू कर दिया गया था, ठीक है? अब ऐसे में क्या ना, हर राज्य अपने सैन्य वर्चस्व को भी बढ़ाना चाह रहा था और इस तरह से क्या हुआ कि एक तरह से इसने भी प्रथम विश्व युद्ध को होने में मदद की थी, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? सैन्यवाद समझ गए। उग्र राष्ट्रवाद, तो ऐसा है कि फ्रांसीसी क्रांति में एक नए शब्द का प्रादुर्भाव हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति जो भी थी ना, वो राष्ट्रवाद शब्द की वजह से ही हुई थी। तो राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक मौलिक कारण बना। यूरोप के लोग ये समझ रहे थे कि अगर कोई भी जाति, धर्म, भाषा, ऐतिहासिक परंपरा के कई सारे लोग आपस में मिल जाएँ, तो किसी भी कार्य को आसानी से किया जा सकता है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब ऐसा है कि इसी पर एक आधारित घटना हुई और वो घटना ये हुई कि इसी राष्ट्रवाद ने लोगों को एकत्रित करने में मदद की। जर्मनी और इटली का एकीकरण हो चुका था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, ठीक है? अब एक क्षेत्र था बाल्कन, ठीक है? बाल्कन क्षेत्र जो, ये जो बाल्कन प्रदेश है, यह तुर्की साम्राज्य का एक हिस्सा था और तुर्की साम्राज्य उस समय कमज़ोर पड़ रहा था। तो इस समय क्या हुआ कि बाल्कन प्रदेश में एक जनजाति रहती थी जो कि स्लाव जनजाति थी, ठीक है? और ये जो स्लाव जनजाति है ना, एक तरह से समझ लीजिए कि यह तुर्की और ऑस्ट्रिया में बहुत जगह रहते थे। तब ये स्लाव जनजाति के लोग क्या हैं, चूँकि अब तुर्की कमज़ोर पड़ रहा था उस समय में, ऑस्ट्रिया भी थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गया था। तो अब ये स्लाव जनजाति है ना, दोनों ही देशों में एकजुट हो गए और अपने लिए एक अलग राष्ट्र की माँग करने लगे, ठीक है? और रूस इसमें ये चाह रहा था कि ऑस्ट्रिया और हंगरी से स्वतंत्र हो जाएगी अगर ये स्लाव जनजाति, तो ये जो है ना, रूस के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएँगे, ठीक है? और इसलिए रूस ने क्या किया, अखिल स्लाव और सर्व स्लाव आंदोलन को बढ़ावा दिया और इससे रूस और ऑस्ट्रिया के संबंध जो है ना, कटु हो गए, मतलब खराब हो गए। तो इसने क्या किया ना, तो एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना बलवती हुई। राष्ट्रवाद में कहा गया कि अगर जाति धर्म के लोग एक जगह आ जाए, सामान्य जाति धर्म के लोग, तो एक कुछ भी किया जा सकता है। तो उसी बात को आधार मानकर स्लाव जनजाति आगे आए और ये चाह रहे थे कि किसी भी तरह ये अपना राष्ट्र बना ले और इसको समर्थन दिया किसने? रूस ने। और स्लाव जनजाति कहाँ रहती थी? तो स्लाव जनजाति रहती थी तुर्की और ऑस्ट्रिया में। अब रूस ने इनको समर्थन दिया तो ज़ाहिर-सी बात है कि रूस, ऑस्ट्रिया और तुर्की के जो संबंध हैं वो खराब होंगे। तो उग्र राष्ट्रवाद ने भी प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी मदद की थी। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? तो यह भी एक कारण रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, तो ऐसा है कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी नहीं थी, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, जो कि इस तरह के युद्ध को रोक सके और सौहार्दपूर्ण माहौल को कायम कर सके, तो इस वजह से भी यह युद्ध हुआ। जनमत एवं समाचार पत्र, तो ऐसा है कि उस समय प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था और अलग-अलग विचारक जो है ना, अप अपने-अपने विचारों को अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे। अब इससे क्या हो रहा था कि प्रत्येक
प्रत्येक जो लोग हैं, प्रत्येक जो नागरिक है, जो लेखक है, जो समाचार पत्र लिखने वाले हैं, जो क्या कहते हैं अलग-अलग लेखन किया करते थे, तो वो लोग अब अपने-अपने हिसाब से ना युद्ध को बढ़ावा देने का काम करने लगे। वो अलग-अलग देशों को मतलब अलग-अलग नागरिकों को सब नागरिकों को एक-दूसरे देशों के खिलाफ भड़काने लगे। तो इस भड़कावे ने भी एक तरह से आग में घी डालने का काम किया। और जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे ना, इनका भी एक स्वार्थ था। जो बड़े-बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग थे ना, इनका भी एक स्वार्थ निहित था कि किसी तरह से युद्ध हो जाए और युद्ध होने की वजह से क्या होगा कि इनके सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगे और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा होगा। तो इन लोगों ने भी युद्ध को बढ़ाने में काफ़ी मदद की थी। मतलब इन लोगों ने भी अपनी सारी ताकतें झोंक दी थी। और एक तात्कालिक कारण था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एक युवराज था ऑस्ट्रिया का जिसका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। ये बोस्निया की राजधानी सेरोजेवो गया हुआ था और अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था और 28 जून 1914 को इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है? और ये जो हत्या है ना, एक तरह से समझ लीजिए ऑस्ट्रिया का राजा था और इसकी हत्या करवाने का काम किया था सर्बिया ने, ठीक है? तो सर्बिया को ऑस्ट्रिया ने धमकी दी कि भाई देखो, तुम 48 घंटे के अंदर इस युद्ध की ज़िम्मेदारी लो और उन आतंकवादियों को मारो जिन्होंने हमारे राजा या हमारे राजकुमार की हत्या कर दी है, ठीक है? लेकिन सर्बिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है? अब सर्बिया ने ऐसा कुछ नहीं किया तो 1 महीना बीत जाने के बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। अब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया गया तो धीरे-धीरे यूरोप के अंदर गुटबंदी होती गई। अलग-अलग देश, कुछ ने ऑस्ट्रिया को समर्थन दे दिया, कुछ ने सर्बिया को समर्थन दे दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि एक तरह से पूरा का पूरा यूरोप ही युद्ध में कूद पड़ा। यूरोप के अंदर जितने देश थे वो युद्ध में कूद पड़े। जैसे कि ऑस्ट्रिया को समर्थन दे दिया जर्मनी ने, इटली ने। मतलब इस सोच करके समर्थन दे दिया ऑस्ट्रिया को कि जो जब जीत होगी ना तो ऑस्ट्रिया की तरफ से कुछ भौगोलिक क्षेत्र इसे प्रदान कर दिया जाएगा। तो ऑस्ट्रिया को इन लोगों ने समर्थन दे दिया। वहीं सर्बिया में स्लाव जनजाति रहती थी, ठीक है? तो स्लाव जनजाति के संरक्षण हेतु रूस ने सर्बिया को समर्थन दे दिया। इसी तरह अलग-अलग देशों ने अलग-अलग दोनों भागों को दोनों ये जो दोनों मेन धुरी थे, इनको समर्थन देना स्टार्ट कर दिया। अब इन दोनों को समर्थन देते-देते पूरा का पूरा यूरोप ही युद्ध में कूद पड़ा। तो इतना क्लियर हो गया? ये सब समझ गए? आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो राजनीतिक परिणाम की अगर हम बात करते हैं, राजनीति में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिले प्रथम विश्व युद्ध के बाद? तो जो बड़े-बड़े साम्राज्य थे ना, तो उनका पतन हो गया धीरे-धीरे। मतलब जो बड़े-बड़े क्षेत्र थे, जिसपे कि जैसे जर्मनी ने अगर 50,000 किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्ज़ा किया हुआ था, तो उनमें से क्या हुआ कि 25,000 क्षेत्र जो है ना अपने आप स्वतंत्र हो गए युद्ध के बाद, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? और इसी के बाद क्या हुआ ना कि पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, इसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य बिखर गया। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य का अंत हुआ, ठीक है? और उसके बाद इससे क्या हुआ ना कि इसी प्रथम विश्व युद्ध के वजह से 1917 में जब विश्व युद्ध अपनी समाप्ति पर था, तो रूस में मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हो गया। रूस में रूसी क्रांति हो गई, ठीक है? और उसमें लेनिन बड़ा मुख्य अभिनेता बनकर उभर कर आया और उसके बाद क्या हुआ कि रूस में रोमानोव वंश की सत्ता समाप्त हो गई, ठीक है? और इसके साथ ही क्या हुआ तो फिर मार्क्सवादी विचारधारा की स्थापना हो गई। राजनीतिक परिणाम था ये। विश्व मानचित्र में भी परिवर्तन हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। बहुत से देश जो है ना वो आज़ाद हो गए मतलब नए राष्ट्र के रूप में उनका उदय हो गया। जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे नए-नए देश अब विश्व मानचित्र पर देखने को मिले। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएँ बदल गई। ठीक है? तो इतना समझ में आ गया ऑस्ट्रिया से कुछ क्षेत्र छीन लिए गए, कुछ क्षेत्र जर्मनी से छीन लिया गया, कुछ क्षेत्र फ्रांस से छीन लिया गया, कुछ क्षेत्र रूस से छीन लिया गया और वो सभी स्वतंत्र कर दिए गए। सोवियत संघ का भी उदय हो गया 1917 में बोल्शेविक क्रांति के पश्चात। और ये सब कब हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। ठीक है? विश्व राजनीति पर यूरोप का प्रभाव कमजोर पड़ गया। तो अब ऐसा है कि अब ये सब सारे देश युद्ध में कूद पड़े थे, तो ऐसा है ना कि अब इन दो देशों के पास संसाधनों की कमी हो गई, पैसे की कमी हो गई। तो इनके कम होने की वजह से इनके प्रभाव की भी कमी हो गई। अब है अधिनायकवाद का उदय मतलब तानाशाही का उदय भी प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणाम था। ऐसा है कि जर्मनी में ऐसा है ना कि क्या कहते हैं, जर्मनी पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। सारी की सारी संधि की शर्तें जर्मनी पर थोप दी गई थी और जर्मनी को ये बात पसंद नहीं आया था। तो उस समय जर्मनी में एक सेनानायक हुआ करता था जिसका नाम था हिटलर। वो जो है धीरे-धीरे सत्ता के आस-पास गया और उसने क्या किया नाज़ी पार्टी के नाम से एक नाज़ी पार्टी बनाई और धीरे-धीरे पूरे के पूरे
क्या कहते हैं, जर्मनी पर ही अपनी सत्ता काबिज कर ली। अब जैसे ही जर्मनी पर उसने सत्ता काबिज कर ली, तो धीरे-धीरे ये सरकार से कन्वर्ट होते-होते ये एक तानाशाह बन गया और इसी ने द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले आग में घी डालने का काम किया था। ठीक है? इतना जान लीजिए आप। अब आगे बढ़ते हैं, जर्मनी के समान ही इटली में भी ऐसा ही हुआ। मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में फांसीवाद का उदय हो गया। ठीक है? और इटली भी पेरिस सम्मेलन से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसे उसके मुताबिक क्षेत्र प्रदान नहीं किए गए थे। इतना क्लियर हो गया? अब इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जितनी भी संधि शर्तें हुई थी, जितना भी समझौता हुआ था, वो सारा का सारा समझौता किस पर थोप दिया गया था? तो जर्मनी पर थोप दिया गया था। जर्मनी को कहा गया कि भई युद्ध में जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई तुम करो। तुमने जितने क्षेत्र हथियार रखे हैं या तुम्हारा जितना क्षेत्र पहले से है, तुम्हें उसको भी छीन उस तुमसे वो भी छीन लिया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद तुम्हारे जितने हथियार हैं, तुम्हारे जितने सैनिक हैं, वो भी तुमसे छीन लिया जाएगा। तो ये सब बातें जो है ना, जर्मनी को पसंद नहीं आई थी। जर्मनी के अंदर एक अजीब कुंठा का विकास हो रहा था उस वर्साय वर्सेल्स की संधि के बाद, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। और यही कुंठा धीरे-धीरे आगे चली और 1939 में एक तरह से फट गई और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, ठीक है? और इस युद्ध का एक परिणाम हुआ, विश्व शांति का प्रथम प्रयास जो है ना वो किया गया था, ठीक है? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है? तो विश्व शांति मतलब एक वैश्विक संस्था का निर्माण किया गया था ताकि विश्व शांति को स्थापित किया जा सके। अब सैन्य परिणाम की बात करते हैं। तो तुरंत मैंने आप लोगों को बता दिया, तुरंत मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया कि जर्मनी से सारे सैन्य मतलब सैनिक छीन लिए गए, हथियार छीन लिया गया। तो ये हुआ। लेकिन फिर भी ऐसा है ना कि देशों में होड़ तब भी लगी रही। हथियार को उन्होंने तब भी खेल मतलब हथियारों के साथ उन्होंने तब भी खेलना बंद नहीं किया। हर देश अभी इस होड़ में लग गया कि कब वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इकट्ठा कर ले, ठीक है? कितना ज़्यादा से ज़्यादा हथियार वो इकट्ठा कर ले। आर्थिक परिणाम देख लीजिए, तो आर्थिक मतलब धन संबंधी परिणाम, तो जन-धन की अपार क्षति हुई। प्रथम विश्व युद्ध एक प्रलयकारी युद्ध था, लाखों लोग मारे गए, अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ, ठीक है? तो इस तरह से हज़ारों कल कारखाने बंद हो गए, बेगारी, भुखमरी ये सब समस्या हो गई। आर्थिक संकट भी आ गया। प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। मुद्रास्फीति पैसा पैसा बहुत कम पड़ गया, ठीक है? पूरा का पूरा विश्व जो है ना एक तरह से कर्ज़ के बोझ में डूब गया। तो इतना क्लियर हो गया। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का कुछ परिणाम तो सही हुआ, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम परिणाम वो दुखदाई ही थे। ठीक है? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम विस्तार से बताए, ये भी मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूँ, शॉर्टकट में बता देता हूँ। 1939 से 1945 के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें भी 2 गुट थे, 2 धुरियाँ थी। एक थी जर्मनी, इटली और जापान और दूसरा था मतलब ये जो थे ना, ये क्या कहते हैं, ये धुरी राष्ट्र थे, ठीक है? जर्मनी, इटली और जापान और दूसरा था मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त अमेरिका और सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन। तो अंतिम में जीत होती है मित्र राष्ट्रों की, इतना जान लीजिए, और हार होती है धुरी राष्ट्रों की, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान होता है। तो यह इतिहास का जो है ना सबसे लंबा संघर्ष था और यह लगभग 6 साल तक चला था। 1939 से 1945 तक हुआ था। 100 मिलियन लोग इसमें शामिल हुए थे, ठीक है? और 50 मिलियन लोग जो है ना, मतलब 100 मिलियन शामिल हुए और 50 मिलियन मतलब 50% लोग मारे चले गए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे? यूरोपीय गुटबंदी, ठीक है? ऐसा है कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन जर्मनी के अंदर एक कुंठा का विकास हो रहा था। उसी कुंठा का फ़ायदा उठाया किसने? तो उस कुंठा का फ़ायदा उठाया जर्मनी में हिटलर ने। हिटलर ने तानाशाह का उदय किया। हिटलर ने क्या किया? तो पूरी की पूरी सत्ता हथिया ली जर्मनी की। ठीक उसी प्रकार क्या हुआ कि इटली ने भी क्या किया, तो इटली में भी एक बड़े ही धूर्त मतलब कह लीजिए कि तानाशाह का उदय हुआ, जो था मुसोलिनी, ठीक है? मुसोलिनी भी एक तानाशाह था और इस तरह से क्या हुआ कि जर्मनी और इटली जर्मनी में भी तानाशाही हो गई और इटली में भी तानाशाही हो गई, ठीक है? और जापान भी एक हद तक क्या कहते हैं, जापान हालाँकि एशिया का देश है, ठीक है? तो जापान में भी थोड़ा बहुत जो है ना मतलब तानाशाही का राज था। तो जर्मनी, इटली और जापान अब ये तीनों मिलकर एक हो गए, ठीक है? और ये धुरी राष्ट्र के नाम से विख्यात हुए, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। तो अलग-अलग यूरोपीय क्षेत्रों में गुटबंदी हो रही थी, अलग-अलग ग्रुप्स बन रहे थे, तो ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण था। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, तो ऐसा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण समाजवाद भी रहा, क्योंकि प्रत्येक राज्य जो है ना अपनी शक्ति का विस्तार चाह रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार चाह रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप जर्मनी
क्या कहते हैं एक समय रूस पर हमला करता है, फिर वो पोलैंड पर हमला करता है और पोलैंड पर हमला करने के बाद ही जर्मनी जब पोलैंड पर हमला करता है तभी द्वितीय विश्व युद्ध की स्टार्ट होती है। इसी के तरह जापान ने भी चीन के मंचूरियन प्रांत पर हमला करके उस पे कब्जा कर लिया था। तो यह भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण था। हथियारबंदी की ओर जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी लोगों ने हथियार के निर्माण में कोई कमी नहीं की, ठीक है? हथियार तो उन्होंने मतलब स्टार्ट करके ही रखा। हथियार को एक किसी भी समय उन्होंने बंद नहीं किया। तो ये जो हथियारबंदी हो रही थी ना, हथियार का जो ये ज़ख़ीरा तैयार हो रहा था, तो ये भी प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण हुआ। विश्व आर्थिक 1929-30 में बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी हुई थी, ठीक है? और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन घट गया था, बेरोज़गारी, भुखमरी बढ़ गई थी। तो अब क्या है ना कि उद्योग धंधे एकदम बेकार हो गए थे और इससे सबसे खराब स्थिति हुई थी जर्मनी देश की। अब हर देश चाह रहा था कि किसी तरह से युद्ध हो जाए, हथियारों का एक बड़ा ज़ख़ीरा निकल जाए, ठीक है? और लोगों को रोज़गार मिल जाए। तो हर देश ऐसा चाह रहा था। तुष्टीकरण की नीति, अब इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो ऐसा है कि तुष्टीकरण की नीति में क्या हुआ था कि एक्चुअली ऐसा है ना कि किसी भी यूरोपीय राष्ट्र ने जर्मनी, इटली की आक्रामक नीति को रोकने का प्रयास नहीं किया था। जर्मनी और इटली उस समय में काफ़ी उभरते हुए राष्ट्र थे क्योंकि इन दोनों ही राष्ट्रों में तानाशाह का उदय हो गया था। ये दोनों ही राष्ट्र जो है ना प्रथम विश्व युद्ध में हुए समझौते से असंतुष्ट थे। वर्सेल्स की जो संधि हुई थी, दोनों ही राष्ट्र इससे असंतुष्ट थे। इन राज्यों के जो नागरिक थे, उनके भीतर एक कुंठा का विकास हो रहा था। एक अजीब-सी कुंठा इन राज्यों के भीतर के नागरिकों में विकसित हो रही थी। तो अब जो है ना ये अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे, लेकिन इनकी शक्तियों को रोकने का काम किसी ने नहीं किया था। अब ऐसा क्यों नहीं किया था? क्योंकि जर्मनी और इटली जो है ना, यह रूस के मतलब प्रबल विरोधी हैं। तो रूस में एक नई शक्ति का उदय हो गया था और वो था मार्क्सवादी शक्ति का उदय हो गया था और रूस पहले से ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। तो जर्मनी और इटली में जो शक्ति का उदय हो रहा था, तो जो बाकी जो यूरोप के देश थे जैसे इंग्लैंड और फ्रांस, वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह जर्मनी और इटली अपने शक्तियों का विस्तार करें और उसके बाद रूस पर हमला करें और रूस की ताकतों को कम कर दे। तो ठीक है, तो इस वजह से इंग्लैंड और फ्रांस जैसे जो देश है ना, ये जर्मनी और इटली की शक्ति को कम नहीं कर रहे थे, ये उल्टे इनको बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है? तो इस वजह से क्या हुआ, तो एक तरह से तुष्टीकरण की नीति ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी हद तक मदद की। मतलब जर्मनी और इटली की बढ़ती शक्तियों को रोकने का काम किसी ने नहीं किया, क्योंकि हर देश ये सोच रहा था ना कि रूस में जो साम्यवादी शक्ति का उदय हुआ है, जो मार्क्सवादी शक्ति का उदय हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ये बहुत खतरनाक शक्ति है और ये जो शक्ति है ना पूरे यूरोप पर अपना कब्जा कर लेगी। तो इस तरह से ये शक्ति ये जो जो देश थे ना इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि, ये चाह रहे थे कि किसी तरह रूसी शक्ति पर कब्जा करने के लिए, रूसी शक्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए जर्मनी और इटली जैसे बड़े राष्ट्रों का उदय होना ज़रूरी है। ठीक है? तो इसलिए इन लोगों ने जर्मनी और इटली के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। कारण 6 द्वितीय विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि हिटलर पोलैंड पर अधिकार कर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का बदला लेना चाहता था। तो ऐसा है कि पोलैंड जो है ना जर्मनी का एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हो गया था। तो पोलैंड में एक बंदरगाह था, डजिंग बंदरगाह। तो जर्मनी ने कहा कि भाई देखो, तुम मुझे डजिंग बंदरगाह दे दो, अगर तुम मुझे डजिंग बंदरगाह दे दोगे तो मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन पोलैंड ने उस डजिंग बंदरगाह को देने से इनकार कर दिया। इसके बदले में क्या हुआ कि जर्मनी का जो एडोल्फ हिटलर था, उसने आक्रमण कर दिया डजिंग बंदरगाह को लेने के लिए पोलैंड पर, और धीरे-धीरे पोलैंड के कुछ देश पोलैंड का साथ देने लगे, कुछ लोग जर्मनी का साथ देने लगे और इस तरह से युद्ध हो गया। तो इतना क्लियर हो गया? हालाँकि मैं ये सब बात बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों? अब आगे बढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। तो इसके बहुत सारे परिणाम हुए, जैसे कि पहला परिणाम धन-जन का भीषण संहार। धन की काफ़ी हानि हुई, 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए, ठीक है? मतलब 5 करोड़ से अधिक लोग मरे, 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। औपनिवेशिक युग का अंत। तो ऐसा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद और प्रथम विश्व युद्ध से पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के स्टार्टिंग से पहले जो यूरोपीय देश थे, वो क्या कर रहे थे? अपने औद्योगिक वस्तुओं को बेचने के लिए छोटे-छोटे कॉलोनियों पर कब्जा कर रहे थे। तो उन्हें उपनिवेश कहा जाता था। तो ये जो उपनिवेश पर जो वो कब्जा कर रहे थे ना, अब उनकी समाप्ति हो गई। अब जितने भी उपनिवेश थे जो कि पहले से कब्जे में थे, तो अब उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया, ठीक है? जो बड़े-बड़े राज्य थे, उन्हें
मतलब उनके द्वारा छोटे-छोटे राज्यों को स्वतंत्र कर दिया गया और इसी का एक परिणाम था भारत। भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही स्वतंत्र हुआ था और भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था और भारत उस समय एक छोटा-सा देश था जिस पर इंग्लैंड कब्जा किए हुए था और इंग्लैंड अपने सामानों को यहाँ पर ला कर के बेचता था और यहाँ से कच्चे माल को काफ़ी कम दाम में खरीद कर ले जाता था और बड़े दाम में यहाँ पर बने-बनाए माल को बेचता था। अब परिणाम तीसरा ये हुआ कि फांसीवादी शक्तियों का सफाया हो गया। जो फांसीवादी शक्तियाँ थी वो भी समाप्त हो गई, ठीक है? जैसे कि फांसीवादी शक्तियों में आ गया एडोल्फ हिटलर की जो शक्ति थी नाज़ीवादी वो खत्म, मुसोलिनी की जो शक्ति थी वो भी खत्म, ठीक है? साम्यवाद का तेज़ी से प्रसार हुआ। तो साम्यवाद जो सोवियत संघ में जो साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ था या जो मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ था, वो ऑलमोस्ट पूरे विश्व में फैल गया और पूरी की पूरी विश्व 2 भागों में बँट गई, ठीक है? और वो पहला पहला गुट कहलाया साम्यवादी गुट जो कि जिसका बोलबाला रूस की तरफ से है और दूसरा गुट कहलाया प्रजातांत्रिक गुट या लोकतांत्रिक गुट जिसका बोलबाला कहाँ से है तो अमेरिका की तरफ से है। और इसके बाद पांचवा परिणाम ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को कर दी गई। तो इतना क्लियर है, सारी बातें समझ गए। अब है यथार्थवाद की मुख्य अवधारणा और उसके निहितार्थ बताइए अथवा शास्त्रीय यथार्थवाद को समझाते हुए इसका सिद्धांत बताइए, नव यथार्थवाद को समझाते हुए इसका सिद्धांत बताइए। तो सबका आंसर एक ही है। हालाँकि मैं यथार्थवाद और नव यथार्थवाद को नीचे बता चुका हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं यहाँ शॉर्टकट में इसको बता देता हूँ शॉर्ट में। तो यथार्थवाद के जो सिद्धांत हैं, उनमें मूल रूप से सबसे पहले यथार्थवाद की जो विचारधारा थी, उसको देने का काम किया था मॉर्गेनथाउ नामक एक विचारक ने। तो मॉर्गेनथाउ ने 6 सिद्धांत, 6 विचार प्रस्तुत किए थे। उसमें सबसे पहला था मानवीय प्रकृति पर आधारित राजनीति के वस्तुगत नियम। तो ऐसा है कि मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि जो नियम है ना, उसका आधार मानव की प्रकृति है, ठीक है? इतना क्लियर है? और वस्तुगत नियमों व राजनीति में गहरा संबंध है, बिना इन नियमों के अध्ययन के राजनीति पद्धति में सुधार संभव नहीं है। इस वस्तु नियमों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि स्थानीय और सार्वभौम्य मानव प्रकृति अस्थायी होने के कारण इस पर आधारित नियम भी अस्थायी होते हैं। पारिस्थितियों का राष्ट्र हितों पर प्रभाव। तो परिस्थितियाँ राष्ट्रीय हितों पर अपना काफ़ी प्रभाव डालती है। परिस्थिति के आधार पर राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। किसी भी देश के हित परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इस कारण राजनीतिक यह मानते हैं कि बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शक्ति के संदर्भ में वित्तीय विदेश नीति निर्धारित की जानी चाहिए। यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल में ही राष्ट्रीय हित निहित है। इन हितों को प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मार्गेंथाउ ने कहा कि भाई देखो कोई भी फैसला हो, वो मानव प्रकृति के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है? और मानव प्रकृति में क्या होता है कि हर मानव या हर राज्य ये चाहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से अपने निजी हितों को साध सके और प्रत्येक परिस्थिति में जो है ना, हर राज्य की जो अपनी-अपनी मंशा होती है, हर राज्य की जो अपनी-अपनी इच्छाएँ होती हैं, वो ज़रूरतें जो होती हैं ना, वो बदलती रहती है। इसलिए हर राजनीतिज्ञ को यह चाहिए कि वो अपनी विदेश नीति को बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर क्या करे तो बनाए, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय हितों की व्याख्या। तो मार्गेनथाउ शक्ति के संदर्भ में राष्ट्र के हितों की व्याख्या करता है। प्रत्येक राष्ट्रीय व्यवहार ही उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों का आधार होते हैं तथा वह अपने व्यवहारों का प्रसार अपनी शक्ति के बल पर करता है। प्रत्येक देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने राष्ट्र हितों को प्राप्त करना होता है, इसलिए वह उचित व अनुचित को ध्यान में नहीं रख पाता। तो मार्गेनथाउ कहते हैं कि प्रत्येक राज्य का जो व्यवहार होता है ना, उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का आधार होता है, ठीक है? और वो अपने व्यवहारों का प्रसार केवल इसलिए करता है, ताकि वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सके और अपनी शक्ति को सिद्ध कर सके। और प्रत्येक राज्य जो है ना, प्रत्येक राज्य की जो विदेश नीति होती है ना, उसका मुख्य उद्देश्य होता है, अपने-अपने राज्य के हितों को प्राप्त करना और इसके लिए वो कोई भी उचित व अनुचित माध्यम का प्रयोग कर सकता है। ठीक है? नैतिक आदर्शों में यथार्थवाद। तो आगे वो कहता है कि राजनीतिक नियमों में नैतिक आदर्श अमूर्त तथा सार्वभौमिक नियमों पर आधारित न होकर किसी व्यवहार की नैतिकता व अनैतिकता, औचित्य व अनौचित्य के निर्णय पर आधारित होते हैं, क्योंकि देश या राज्य की प्रभावकारी नैतिकता परिस्थितियों व समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। यथार्थवादी सिद्धांत में अमूर्त व नैतिक नियमों के स्थान पर बुद्धि की सर्वोच्चता को स्वीकारा गया है। तो ऐसा है कि नैतिक आदर्शों में यथार्थवाद भी एक मूल्य कह लें कि विचारधारा है यथार्थवाद की। तो इसमें ऐसा है ना कि ऐसा बोला गया है कि प्रत्येक राज्य अपने विचारों या अपने हितों का जो कह लें कि हितों को जो खोजता है ना वो
ऐसे नहीं खोजता है कि वो एकदम आदर्श ही होना चाहिए या सार्वभौमिक होना चाहिए। वो ऐसे खोजता है कि नैतिक हो या अनैतिक हो, औचित्य हो या अनौचित्य हो, कुछ भी हो, लेकिन हर राज्य अपनी जो है ना, एक निश्चित कह लें कि अपना एक निश्चित क्या कह लें कि लाभ खोजता है उसमें, इतना क्लियर है? राज्य की आकांक्षाएँ तथा विश्व के नैतिक नियम। तो मार्गेंथाउ जो है ना, राज्य की आकांक्षाओं तथा विश्व के नैतिक नियमों के मध्य किसी प्रकार का संबंध नहीं बताता है, ठीक है? वो कहता है कि राज्य की जो आकांक्षाएँ हैं वो उसकी अपनी है और विश्व के नियम कुछ अलग हैं, क्योंकि विश्व में जो है ना, कोई एक निश्चित संस्था नहीं है जो कि राज्य को नियंत्रित कर सके। तो इसीलिए प्रत्येक राज्य की अपनी आकांक्षाएँ हैं और अपनी इच्छाएँ हैं और अपने-अपने निजी हित हैं। ठीक है? इसीलिए राज्य की आकांक्षाओं और विश्व के नैतिक नियमों में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। प्रत्येक राष्ट्र शक्ति का प्रयोग करके या किसी भी अन्य विधि से अपनी आकांक्षाओं तथा राष्ट्र हितों को सिद्ध करना चाहता है, क्योंकि राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। प्रत्येक राज्य ये चाहता है कि वो शक्ति का प्रयोग करे और उसके बाद वो अपने राष्ट्र के हित की बात करे, क्योंकि हर राज्य मानता है कि उसके जो राजकीय हित हैं वही सबसे ऊपर हैं। फिर उसके लिए वह जो है ना, विश्व के किसी भी नैतिक नियमों को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए मार्गेंथाउ का कहना है कि राज्यों के कार्य की समीक्षा राष्ट्रीय हितों व आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। नैतिक नियमों के आधार पर मूल्यांकन सही नहीं होगा। नैतिकता को साइड कीजिए। केवल और केवल राज्य की जो इच्छाएँ हैं, राज्य के जो अपने हित हैं, उनको ध्यान में रखकर सभी चीज़ों का निर्धारण होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में की स्वायत्ता। तो राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक परिवेश की स्वायत्ता में भी विश्वास करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्रीय हित, संघर्ष और शक्ति के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में अलग किया जा सकता है। कभी-कभी इसके गैर राजनीतिक विचारों को सम्मिलित किया जाता है, परंतु प्रमुखता प्राप्त नहीं होती। इसमें केवल राजनीतिक मापदंडों को ही प्राथमिकता दी जाती है, प्रमुखता दी जाती है। मार्गेंथ्यू तथा अन्य यथार्थवादी विद्वानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कानून और नैतिकता को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो ऐसा है कि मार्गेंथाउ और अन्य यथार्थवादी विचारक कहते हैं कि प्रत्येक राज्य की जो है ना, अपनी-अपनी स्वतंत्रता है और अपने-अपने निजी हित हैं और अपने-अपने निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है जिसका कोई केंद्र बिंदु नहीं है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कानून अगर बनता भी है, जिसका पालन कुछ हद तक राज्यों को करना है, तो उसमें नैतिकता को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं ना, वो आप लोग अब समझ गए होंगे। ठीक है, मार्गेंथाउ का अगर हम सिद्धांत पढ़े तो उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पहला निष्कर्ष है कि यह जो है ना, मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है तथा ऐसे कानून को खोजता है जिसके द्वारा संसार की समस्त राजनीति का संचालन हो सके, ठीक है? और इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक गतिविधियों का महत्व राष्ट्रीय हितों की पृष्ठभूमि में पाया जाता है, ठीक है? इस सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय हित पूरे करने के लिए संघर्ष आवश्यक है। मतलब कोई भी राज्य अपने हित को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकता है और यह संघर्ष आवश्यक भी है, ठीक है? और यह जो संघर्ष है ना, नियंत्रण के द्वारा हो सकता है, रूपांतरण के द्वारा हो सकता है या फिर समझौते के द्वारा भी हो सकता है। और ये जो यथार्थवादी सिद्धांत है ना, इसकी आलोचना भी की जाती है और किस आधार पर की जाती है वो मैं आगे बताऊँगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि यथार्थवाद की आलोचना कैसे कर सकते हैं, यथार्थवाद के सिद्धांतों की आलोचना कैसे करें, तो आपको यही लिखना है, ठीक है? मैं अभी आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं एक ज़रा-सा मतलब थोड़ा-सा पानी पी लेता हूँ क्योंकि प्यास लग गई है मुझे। ठीक है, तो मैं पानी तो पी लिया हूँ अब। अब है कि सिद्धांतों की अपूर्णता। तो कुछ आलोचक जो है ना, वो ये कहते हैं कि यह जो यथार्थवाद का सिद्धांत है ना, यह अपूर्ण है, क्योंकि यह केवल और केवल राज्य के निजी हितों की ही बात करता है। इसके अलावा यह कुछ बात ही नहीं करता है, ठीक है? तो और ऐसा है कि अब जब ये अपने हितों की बात करता है, तो इस हितों से उस राज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका उल्लेख ही नहीं है इस विचारधारा में। तो इस वजह से यह विचारधारा पूर्ण नहीं है। गहनता और गूढ़ता का भी अभाव है इस विचारधारा में। तो आलोचक कहते हैं कि ये जो यथार्थवाद है ना, यथार्थवाद की ही बात कर रहा था ना मैं? हाँ, यथार्थवाद। ये जो यथार्थवाद है ना, इसमें गहनता और गूढ़ता जैसे आवश्यक गुण नहीं है, ठीक है? इसीलिए यह सिद्धांत व्यावहारिक नहीं है। सिद्धांत द्वारा केवल राष्ट्रीय हित, शक्ति तथा संघर्ष पर बल दिया जाता है। तो यह जो सिद्धांत है, यथार्थवादी सिद्धांत, इसमें केवल क्या होता है कि राष्ट्र की शक्ति पर बल दिया गया है और राष्ट्र का संघर्ष जो है ना, उसी को दिखाया गया। इसके अलावा राष्ट्र की और किसी भी बातों को नहीं दिखाया गया, ठीक है? अब है राष्ट्रीय हितों का वस्तुगत ना होना। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विद्वान कुछ कहते हैं कि वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र का जीवन है ना, संघर्षमय है तथा उनका अस्तित्व भी हर पल संकट में होता है। अतः राष्ट्र अपने अस्तित्व की सुरक्षा पर बहुत ध्यान देता है। इस प्रकार अस्तित्व की सुरक्षा का जो है ना,
अस्तित्व की जो सुरक्षा है ना, उसको कोई तथ्य नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है? ऐसे विद्वान कहते हैं। लेकिन फिर भी इसमें इस विषय को प्रमुखता दी गई है, तो इसकी आलोचना जो है ना, बड़े-बड़े विद्वान करते हैं, ठीक है? अब है सिद्धांतों का वर्तमान स्थिति से मेल ना खाना, तो ऐसा है कि सिद्धांत सच में वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते हैं, ठीक है? अभी का दौर कुछ और चल रहा है, ठीक है? अब अभी के दौर में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ भी काफ़ी बलवती हो गई हैं, ठीक है? काफ़ी मजबूत हो गई हैं। तो अभी के द अब ऐसा कह देना बिल्कुल गलत होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का कोई केंद्र नहीं है, तो यह गलत है, ठीक है? तो इस वजह से अभी का जो सिद्धांत है ना, वर्तमान स्थिति से मेल नहीं खाता है, तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राजनीतिक व्यवस्था उपागम से आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से ये खंड 2 का क्वेश्चन है और ये जो है ना मेरे ख्याल से 5वाँ चैप्टर होगा, जिसका नाम व्यवस्था उपागम है। तो राजनीतिक व्यवस्था उपागम की अब बात कर लेते हैं। शाब्दिक व्यवस्था का अर्थ है जटिल संबंधित वस्तुओं का समय समूह, विधि, संगठन, पद्धति के निश्चित सिद्धांत तथा वर्गीकरण का सिद्धांत। इन अर्थों में महत्वपूर्ण शब्द संबंधित, संगठित और संगठन, अर्थात एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए अथवा उसमें संगठन हो, उसके अंग संबद्ध हो। यदि किसी भी स्थान पर हमें संगठन मिलता है अथवा जहाँ से संगठित होने के गुण पाए जाते हैं और उसके उसके सभी एक अंग एक दूसरे से संबंध हो, तो उसे हम व्यवस्था कहते हैं। अब व्यवस्था क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। भारत में अगर हम संसदीय प्रणाली की बात करें तो उसमें 3 मुख्य अंग हैं। एक है विधायिका, ठीक है? दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। तो ऐसा है कि तीनों ही अलग-अलग हैं, लेकिन ये तीनों आपस में एक-दूसरे से संबद्ध है और तीनों एक-दूसरे का काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यह एक संगठन है, ठीक है? ये संगठित है, ठीक है? और सभी अंग एक-दूसरे से संबद्ध हैं और सभी अंग एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो यही एक व्यवस्था है। मतलब एक सिस्टम है, जिसमें कि कोई कार्य जो है ना एक सीक्वेंस में, एक क्रम में किया जा सकता है, ठीक है? तो कोई भी व्यवस्था होती है ना उसमें 3 गुण पाए जाते हैं। पहला है व्यापकता। व्यापकता का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी विधि, ठीक है? ऐसे समझ लीजिए व्यापकता का अर्थ है व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी परस्पर क्रियाओं को शामिल करते हैं। तो अब मान लेते हैं कि विधायिका का काम होता है कानून बनाना, ठीक है? और उसके बाद कार्यपालिका का काम होता है उसको लागू करना और पालन करना। अब ऐसा है कि कानून विधायिका ने बना दिया, अब उसको सीधे हम न्यायपालिका के पास लेके चले गए, तो क्या यह एक सीक्वेंस होगा? क्या इसमें सभी अंग एक-दूसरे पर निर्भर हो पाएँगे? तो आपका उत्तर है बिल्कुल नहीं, सभी अंग एक-दूसरे पर निर्भर नहीं हो पाएँगे। तो इसमें व्यापकता का अभाव हो जाएगा क्योंकि जो परस्पर क्रियाएँ हैं ना, सभी क्रियाएँ आपस से संबद्ध नहीं है क्योंकि विधायिका के निर्माण के बाद इसको कार्यपालिका के पास जाना है। लेकिन ये कार्यपालिका के पास में जाकर के सीधे न्यायपालिका के पास पहुँच गई, तो इसमें व्यापकता नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी व्यवस्था का एक मुख्य गुण होता है, उसके अंदर मौजूद व्यापकता। दूसरा है अन्योन्याश्रय, मतलब सभी एक व्यवस्था है, इसमें अलग-अलग क्या है, अलग-अलग संगठन है। जैसे एक व्यवस्था संसदीय व्यवस्था मैंने आप लोगों को बताया ना, संसदीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था 3 है, इसमें 3 संगठन, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब तीनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं, तो सभी एक-दूसरे पर निर्भर हैं और क्या है कि यह जो है ना, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है और दूसरे का प्रभाव तीसरे पर पड़ता है। तो इतना क्लियर है? तो क्या बोलते हैं भई, अन्योन्याश्रय, ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है सीमाएँ, ठीक है? तो ऐसा है कि प्रत्येक व्यवस्था में एक निश्चित प्रारंभ बिंदु होती है और एक उसका निश्चित अंत बिंदु होता है। जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अगर इन तीनों का गठन होता है तो 5 वर्ष के लिए होता है। एक सरकार बनती है, 5 वर्ष के लिए रहती है और फिर 5 वर्ष के बाद ये पुनः भंग हो जाता है। इसकी सीमा है 5 वर्ष की। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्या बताऊँ मैं? बहुत देरों से बोल चुका हूँ और मैंने पानी भी मतलब बहुत कम लिया है। मैंने अभी एक आध घूँट ही पानी लिया है, इस वज़ह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। ख़ैर, सीमाओं पर बात कर लेते हैं हम। तो सीमा आप समझ गए आप कि एक निश्चित स्थान से स्टार्ट होता है और एक निश्चित जगह पे जाके एंड हो जाता है। तो समाज स्वयं एक व्यवस्था है, जिसका निर्माण राजनीतिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और जैविक व्यवस्थाओं से होता है। जैसे हम जिस समाज में रह रहे हैं, यहाँ पर अर्थ, धन भी है, ठीक है? सांस्कृतिक, जहाँ पर हम अपने विचार धर्म संबंधी त्योहार, धर्म को मानते हैं। एक समाज है, ठीक है? एक ही समाज में
हिंदू रह रहे हैं, मुस्लिम रह रहे हैं, कोई ₹5 कमा रहा है, कोई ₹10 कमा रहा है। एक ही समाज में अलग-अलग शैक्षणिक व्यवस्थाएँ, कोई मदरसे में पढ़ने को जा रहा है, कोई सरकारी विद्यालय में पढ़ने को जा रहा है, कोई इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ने को जा रहा है। तो सभी देखिए, सभी अलग-अलग काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक समाज में बंधे हुए हैं। तो यह एक व्यवस्था है, ठीक है? और ये सभी जो है ना एक-दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है? प्रभावित कैसे कर रहे हैं? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं, ऐसा है कि किसी ने अंग्रेजी स्कूल से पढ़ाई पास करी, किसी ने मदरसे से पढ़ाई पास की, ठीक है? क्या उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी और दोनों हो सकता है कि एक ही नौकरी में जाकर के एक ही जगह पर कार्यरत हो जाएँ। तो ऐसा है कि समाज में यह एक व्यवस्था है, एक तरह से ये क्या कर रहा है, सभी एक-दूसरे को प्रभावित कर रहा है। किसी ने पढ़ाई की मदरसे में जाके, किसी ने इंग्लिश विद्यालय में पढ़ाई की, लेकिन क्या हुआ? दोनों को नौकरी एक जगह मिली, ठीक है? और दोनों एक-दूसरे का साथ दे रहे हैं और फिर दोनों एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग-अलग व्यवस्थाएँ एक-दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब है राजनीतिक विज्ञान में ये व्यवस्था क्या है? तो राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था की शुरुआत की अरस्तू ने, ठीक है? और उन्होंने कहा कि राजनीतिक संगठन अन्य संगठनों से इस रूप में भिन्न है क्योंकि इसमें सत्ता और नियम विद्यमान रहते हैं, जबकि अन्य संगठनों में इसका अभाव पाया जाता है। आधुनिक प्रचारक लॉसबेल भी राजनीतिक क्रिया उस क्रिया को मानता है जो शक्ति के परिप्रेक्ष्य में की गई हो। तो राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है। तो राजनीतिक व्यवस्था जो है वो केवल राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है। जैसे मैंने अभी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का उदाहरण दिया। बल्कि जाति समूह, चर्च, व्यावसायिक संगठन सभी में राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की जा सकती है। कहीं पे भी जातिगत समूह हो, कोई सामान्य समूह हो, चर्च हो, व्यावसायिक संगठन हो, वहाँ पर भी हम व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। यदि संस्था के सदस्य सत्ता, शक्ति और नियम से संबंधित हैं, तो वस्तुतः प्रत्येक संगठन एक राजनीतिक पहलू होता है। प्रत्येक संगठन एक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करता है। इतना क्लियर है? वही रॉबर्ट डल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का वह स्थानीय संरूप है, जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त होते हैं। संक्षेप में राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उपव्यवस्था है जिसमें विभिन्न भागों में एक संबंध सूत्रता होती है कि व्यवस्था के किसी भी भाग में हुआ कोई भी परिवर्तन अन्य सभी क्रियाशील अंगों और संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल अनुकूल परिवर्तन ला देता है। जैसे विधायिका में कोई कानून बनता है तो उस वो कानून अब वो एक तरह से पूरे के पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। कार्यपालिका के पास जाता है, कार्यपालिका को जिम्मेवारी होती है वो उसको लागू करे, उसका पालन करवाए, फिर वो उससे नागरिक प्रभावित होते हैं, उससे जनता प्रभावित होती है। जनता को उस नियमों का पालन करना पड़ता है, उसमें कोई त्रुटियाँ हो जाती है तो फिर न्यायपालिका उसको उसकी व्याख्या करता है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि एक राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उपव्यवस्था है जिसमें विभिन्न विभाग अपने आप में एक तरह से संबद्ध होते हैं और किसी भी एक भाग में हुआ परिवर्तन सारे के सारे भागों में परिवर्तन लाने का काम कर देता है। ठीक है? इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता है राजनीतिक संरचनाओं की समानता। तो राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है ना कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं की परस्पर तुलना की जा सकती है। इन संरचनाओं में अंतर केवल विशिष्टीकरण का होता है। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। तो ये जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है ना, इसकी एक निश्चित संरचना है, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं है कि कभी 555 सीट हो जाता है विधायिका में या कार्यपालिका में कभी 600 सीट हो जाता है, उसकी एक निश्चित संख्या है, ठीक है? तो एक निश्चित संख्या के माध्यम से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका चलती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में एक निश्चित राजनीतिक संरचनाएँ होती हैं। सॉरी दोस्तों, और इन संरचनाओं की परस्पर तुलना की जा सकती है। जैसे हम विधायिका की तुलना कर सकते हैं न्यायपालिका से, न्यायपालिका की तुलना कर सकते हैं कार्यपालिका से। अब है कार्यों की सर्वव्यापकता। तो सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामान्य कार्य किए जाते हैं। इसे संरचना की अपेक्षा कार्यों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। हित समूह के संगठन और सदस्यता की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयुक्त होगा कि हितों को कैसे स्पष्ट किया जाता है, कौन से संगठन इस कार्य में भाग लेते हैं और किस प्रकार से वे अपने हितों को स्पष्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं भारत की जो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका है, इसी तरह की एक संरचना अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी एक तरह से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी। तो संरचना तो समान है, लेकिन उनके कार्यों में अलग-अलग डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो कभी भी अगर हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम उसकी संरचना का अध्ययन कम करें, ठीक है? लेकिन हम उनके कार्यों का अध्ययन ज़्यादा करें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है और अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, तो उन दोनों के कार्यों के दोनों ही देशों के कार्यों में जो है ना
एक अलग अलग तरह का ही रुतबा होगा, दोनों ही देशों के कार्य करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। राजनीतिक संरचना की विविधता, तो सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं विविध कार्य करती है। ये हम विगत 50 वर्षों में राजनीतिक में हुए विकास का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि राजनीतिक संरचनाओं का प्रत्येक अंग केवल एक ही कार्य नहीं करता वरन एक से अधिक कार्य करता है। यह कहा जाता है कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है तथा न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया, लेकिन वास्तविकता यह है दोस्तों कि तीनों विभाग एक दूसरे के कार्य को करते हैं। मतलब तीनों विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विधानमंडल विधि निर्माण के साथ साथ प्रशासनिक और न्यायिक कार्य भी करता है। नौकरशाही न केवल कानून को लागू करता है, नौकरशाही मतलब कार्यपालिका, बल्कि विधि निर्माण के साथ-साथ प्रशासनिक और न्यायिक कार्य भी देखता है। नौकरशाही मैंने इसी लाइन को 2 बार कह दिया। ओह सॉरी, थोड़ा डिफरेंस है। नौकरशाही न केवल कानूनों को लागू करती है, बल्कि विधि निर्माण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो ये सब समझ गए। राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप भी हमें राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है? समस्त राजनीतिक व्यवस्थाएँ मिश्रित व्यवस्था है। आपने ऊपर देख ही लिया, सभी एक-दूसरे के लिए कार्य करते हैं मतलब मिक्स है, मिश्रित है, बात खत्म, मामला क्लोज़। राजनीतिक साधनों का असमान स्वामित्व, तो प्रत्येक व्यवस्था में राजनीतिक साधनों का असमान वितरण होता है, ठीक है। राजनीतिक साधनों से हमारा अभिप्राय है उन साधनों से जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरणों को प्रभावित करता है। इस प्रकार राजनीतिक संसाधनों के अंतर्गत धन, भोजन, सूचनाएं, बल प्रयोग की धमकी आदि शामिल किए जाते हैं। तो ऐसा है कि राजनीतिक साधन जो है ना उसका भी असमान स्वामित्व हमें राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो ऐसा है कि जैसे विधायिका की शक्ति थोड़ी कम है, कार्यपालिका की शक्ति थोड़ी ज़्यादा है, न्यायपालिका की शक्ति थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है ना कि शक्ति को असमान तौर पर वितरित किया गया है। तो यह भी राजनीतिक सिद्धांत का सॉरी राजनीतिक व्यवस्था का एक राजनीतिक व्यवस्था की एक अमूल्य विशेषता है। राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ लोग सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अधिक प्रयत्नशील होते हैं। तो ऐसा है कि राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है ना, जैसे बड़े-बड़े पूंजीपति है, वो क्या करते हैं, सरकार के निर्णयों को बदलने का प्रयास करते हैं। वो दबाव समूह के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। बीपीएससी 133 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा दबाव समूह। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण। तो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण होता है। इसका प्रमुख कारण साधनों का असमान वितरण है। कुछ व्यक्तियों के पास राजनीतिक साधन साधन अधिक होते हैं, जिनके द्वारा वे सरकार को प्रभावित करते हैं, और जिन व्यक्तियों का सरकार पर अधिक प्रभाव होता है, वे अपने इस प्रभाव के द्वारा और अधिक राजनीतिक संसाधनों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ऐसा है कि राजनीतिक प्रभाव, अब क्या है ना कि कुछ बड़े पूंजीपति हैं, तो वो क्या करते हैं, सीधे-सीधे सरकार को ही प्रभावित कर देते हैं और सरकार भी उनकी बातों को मान लेती है। लेकिन कुछ छोटे पूंजीपति हैं, उनकी बातों को सरकार मानती नहीं है। तो राजनीतिक प्रभाव का भी असमान वितरण हमें राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है? वैधता का अर्जन, तो राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक नेता यह चाहता है कि वह जो है ना अपनी शक्ति का जो प्रयोग कर रहा है ना उसको वैध ठहराया जाए। ऐसा है कि जो नागरिक है राज्य के अंदर, वो उनकी बातों को एकदम आसानी से मान ले बिना किसी हिंसा के, और हर नागरिक को लगे कि यह जो संविधान है, यह जो कानून है, यह जो व्यवस्था है, यह नैतिक रूप से सही है और इसका पालन करना उचित है और किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो। तो यह वैधता का अर्जन भी राजनीतिक व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता है। ठीक है? 9वां नंबर है विचारधारा का विकास, इसको मैं नहीं बताऊँगा, आगे चलते हैं। राजनीतिक निर्भरता सिद्धांत क्या है बताइए? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्भरता का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसमें कि संसाधन जो है ना निर्धन एवं अल्प विकसित देशों से धनी देशों की ओर प्रभावित होते हैं, और निर्धन देशों को और गरीब करते हैं, और धनी देशों को और धनी बनाते हैं। इसके लिए एक ग्राफ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? आप लोग ग्राफ को देख लेंगे ना तो आप लोगों का काम हो जाएगा, आप लोगों को इतना रामायण समझना नहीं पड़ेगा। मैं एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, हाँ ठीक है। देखिए दोस्तों, विश्व का जो मानचित्र है, एक सेकंड, ये तो गलत वाला मानचित्र बना दिया मैंने। थोड़ा बहुत मैं इसको अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। ये एक विश्व मानचित्र है, ठीक है? अब ऐसा है कि इसको हम छोड़ देते हैं, हम देशों की बात करते हैं। तो ये हो गया एक सर्कल, ये हो गई उसकी परिधि, ठीक है? यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा-सा एक और बना लेते हैं, इसको बोलते हैं हम अर्ध परिधि, ठीक है? क्या बोलते हैं? अर्ध परिधि। इतना क्लियर? और ये हो गया सेंटर। तो निर्भरता सिद्धांत मूल रूप से ये कहती है कि जो सेंटर वाले देश होते हैं, एक सेकंड मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। जो सेंटर वाले देश होते हैं ना, यहाँ पर जो है ना धन कहाँ से आता है, तो ये परिधि वाले देशों से आता है। मतलब अब ऐसा है कि जो सेंटर वाले देश होते हैं, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। सेंटर वाले जो देश हैं, ये केंद्र वाले, ये अमीर देश हैं, जैसे कि यूरोपीय देश, अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया,
ठीक है? ये सब अमीर देश हैं। जर्मनी, ब्राज़ील ये सब अमीर देश हैं। परिधि देशों में आ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है? गरीब देश है और उसके बाद आप देख लीजिए और भी है जैसे ताइवान, ये सब एक गरीब देश है। अर्ध परिधि वाले देश में भारत आ जाता है जो कि एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। चीन आ जाता है, ठीक है? तो ऐसे देश आते हैं। तो ख़ैर ऐसा है कि निर्भरता सिद्धांत यही कहती है कि जो परिधि वाले देश होते हैं अर्थात जो गरीब देश होते हैं ना उनके स्थान से उनके धन का प्रभाव अमीर देशों में अर्थात कोर देशों में होता है अर्थात सेंटर वाले देशों में होता है। यही निर्भरता सिद्धांत कहता है। अब इसके पीछे का कारण ये है कि वास्तव में ये जो परिधि वाले देश हैं, जो गरीब देश हैं ना, यहाँ पर संसाधनों की कमी है, ठीक है? अब यहाँ पर संसाधनों की कमी है तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर प्रोडक्शन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो बाहर से वस्तुओं को आयात किया जाएगा, बाहर से वस्तुओं को मँगाया जाएगा। अब ये बड़े देश क्या करेंगे कि अपने सामान को यहाँ बा अपने मतलब इस छोटे देशों में बाँट देंगे। मतलब पूरे के पूरे छोटे देशों में भर देंगे। अब पूरा का पूरा छोटा देश है भई, वो पूरा का पूरा मतलब क्या कह लें कि एक तरह से बाहरी बड़े देशों के सामान को खरीद रहा है, तो इससे छोटे देशों की अर्थव्यवस्था चरमराएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि छोटे देशों से जो है ना धन का जो फ्लो है ना वो बड़े देशों की ओर होता है। यही निर्भरता का सिद्धांत है क्योंकि छोटा देश बड़े देश पर निर्भर हो गया। जैसे अभी अभी का ताज़ा वाला एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, श्रीलंका की अभी यही स्थिति है। श्रीलंका भी एक गरीब देश है, ठीक है? और ये परिधि वाला देश है और इसमें क्या है ना कि अभी इतनी ज़्यादा भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है कि वहाँ पेट्रोल 70% तक पेट्रोल का दाम बढ़ गया। मतलब ₹117 ₹114 भारत में तो उसका 70% वहाँ बढ़ गया भई। तो कितनी महँगाई वहाँ हो गई होगी, ठीक है? अब देखिए, अब क्या है ना कि चीन ने श्रीलंका में थोड़ा बहुत निवेश कर लिया। अब चीन के सामान को श्रीलंका के बाज़ार में उतार दिया गया। अब चीन के सामान सस्ते हैं। अब श्रीलंका तो ऐसे ही अपनी अर्थव्यवस्था में बुरी तरह फँसी हुई है। अब वहाँ पेट्रोल महँगा हो गया, बिजली की इतनी कमी हो गई कि वहाँ स्ट्रीट लाइट जो सड़कों पर जो गलियों में जो लाइट जलाया जाता है ना, उसको भी बंद कर दिया गया है ताकि वहाँ पर बिजली की खपत को बचाया जा सके। ऊर्जा खपत को कम किया जा सके। तो अब ऐसा है कि चीन अपने सामान को बाँट देगा। अब चीन अपने सामान को पूरे श्रीलंका में भर देगा तो जो कम दाम का सामान है अब लोग उसको तो खरीदना चाहेंगे ना भई क्योंकि वहाँ की स्थिति दयनीय है। अब वहाँ उस देश में बने सामान को ₹200 में खरीदेंगे उससे अच्छा तो ₹50 में वो चीन के सामान को खरीद लेंगे। अब चीन के सामान को वो जैसे ही खरीदेंगे तो चीन को इससे फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह से श्रीलंका का सारा पैसा चीन में चला जाएगा। अब श्रीलंका का सारा पैसा चीन में चला जाएगा तो हम कह सकते हैं कि परिधि से कोर देशों में पैसे का फ्लो हो गया। परिधि से कोर मतलब जो सेंटर वाले देश हैं वहाँ पैसा चला गया। अब पैसा चला गया तो अब इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सिर अब जो एक तरह से छद्म उपनिवेशवाद यहाँ पर पैदा हो जाएगा। अब चीन जो है ना इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष तौर पर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने लगेगा। तो यह इस तरह से ऐसा फ्लो हमें देखने को मिलता है और यही निर्भरता का सिद्धांत है। मेरे ख्याल से आप लोग निर्भरता के सिद्धांत को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। यही बातें यहाँ लिखी गई है, ठीक है? और कुछ नहीं लिखा गया है। तो इतना क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि यह जो अवधारणा है ना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूल रूप से कब आई तो 1950 के दशक में आई, ठीक है? लेकिन 1970 में यह काफ़ी ज़्यादा सॉरी इसने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में इसने काफ़ी महत्व मतलब काफ़ी जो है ना मदद की, ठीक है? और इस सिद्धांत के जो मुख्य समर्थक थे पॉल बुरान, उसके बाद अग्रहरी इम्मानुएल हुए, समीर अमीन हुए, इम्मानुएल वाल्स्टन हुए, तो ये सब इन सभी विचारकों ने इस विचारधारा को काफ़ी आगे बढ़ाया, निर्भरता सिद्धांत की विचारधारा को, ठीक है? इतना क्लियर है? अब इस विचारधारा पर बल क्यों दिया गया? क्यों इसको पढ़ने की कोशिश की गई? तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आए विभिन्न बदलाव के परिणाम स्वरूप इस सिद्धांत को बल मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों के मध्य संबंधों का मुख्य आधार परस्पर अंतर्निर्भरता रहा। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग सभी देश जो है ना गरीब हो गए क्योंकि इतनी जान-माल की, इतने धन-धन की हानि हुई ना कि सभी देशों की स्थिति चरमरा गई। तो अब सभी एक-दूसरे पर निर्भर हो गए, ठीक है? और निर्भर होने के बाद सब अपने-अपने आर्थिक विकास में लग गए। तो अब इस आर्थिक विकास को समझने के लिए निर्भरता के सिद्धांत को अपनाया गया, ठीक है? दूसरा अगर हम बात कर लें क्यों हम निर्भरता के सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका जैसे बहुत बड़े-बड़े जो जो कॉन्टिनेंट थे, तो वहाँ से क्या हुआ ना कि जो छोटे-छोटे राज्य का उदय हो गया। जैसे भारत का भी उदय हुआ उसी समय में। तो अब ये जो नए-नए राष्ट्र हुए ना, तो अब इनकी राजनीतिक स्वतंत्रता तो ये वास्तव में हो गई है, राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन आर्थिक मुद्दों पर ये तब भी
बड़े-बड़े देशों पर निर्भर थे क्योंकि इनके जितने संसाधन थे उसको तो बड़े-बड़े देशों ने पहले ही लूट लिया था। तो अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं तो वो ये निर्भर किस पे होंगे? फिर ये क्या करेंगे? कोर देशों पर ही निर्भर होंगे ना, बड़े देशों पर ही तो निर्भर होंगे। तो इसलिए भी निर्भरता सिद्धांत को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है? अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ कि दक्षिण अमेरिकी देशों में ज़्यादातर प्रशासन जो है ना वो सही रूप से नहीं चल रहा था। अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक विफलता आदि सामान्य बात हो गई थी। अब इस तरह से अगर इतनी समस्याएँ आएँगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी राष्ट्र अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो अब किस कारण से वहाँ अशांति फैली, विफलता फैली तो इन कारणों की जाँच अगर हम नहीं करेंगे तो फिर इनका समाधान कैसे होगा? तो इन जाँचों के लिए भी निर्भरता सिद्धांत को अपनाया गया, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? सारी बातें समझ गए। 4 नंबर पॉइंट में क्या है भई इसको क्या ही समझाएँ? हटाइए 3 पॉइंट ही काफ़ी है। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, कुछ पॉइंट्स काटना होगा क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा देर बोल चुका हूँ, आप लोग बोर हो गए होंगे। अब निर्भरता सिद्धांत की कुछ विशेषताएँ हैं। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि वर्तमान संदर्भ में राज्यों की उत्पत्ति का मुख्य कारण पूंजीवाद का विकास है। आप भी जानते हैं, मैंने आप लोगों को पूंजीवाद का एक अच्छा खासा उदाहरण दिया। पूंजीवाद में क्या होता है कि एक बड़ा देश छोटे देशों को इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रित करता है। जैसे चाइना श्रीलंका को नियंत्रित कर रहा है। अमेरिका इनडायरेक्टली अभी यूक्रेन को नियंत्रित कर रहा है। तो ये पूंजीवाद का एक अच्छा खासा उदाहरण है। तो ये एक निर्भरता सिद्धांत की विशेषता है कि यह जो है ना राज्य के जो बीच संसाधनों को लेकर संघर्ष है और केंद्र वाले राज्यों का जो है ना परिधि वाले राज्यों के साथ जो शोषण युक्त जो संबंध है ना उसको दिखाने के लिए निर्भरता सिद्धांत अनिवार्य है। ठीक है, अधिकतर विद्वान जो है ना वो ये मानते हैं कि पूंजी व उत्पादन के संबंध की दृष्टि से विश्व 2 भागों में बँटा हुआ है, ठीक है? 2 नहीं 3 भागों में बँटा हुआ है जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। केंद्र परिधि और अर्ध परिधि अथवा समपरिधि। तो अर्ध परिधि वाले देश है ना ये विकासशील है मतलब ये अभी विकास कर रहे हैं। केंद्र और परिधि का तो मैंने बता दिया। केंद्र रईस देश हो गए, यूरोपीय देश, परिधि वाले देश गरीब देश हो गए जिनके पास पैसा नहीं है और समपरिधि या अर्ध परिधि वाले वैसे देश हो गए जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरे और संभवतः उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा प्रगति की और अभी भी प्रगति कर रहे हैं। तो उस श्रेणी में आता है कौन-सा देश? तो भारत, चीन इत्यादि, ठीक है? तो इस ऐसे देशों की स्थिति को समझने के लिए भी निर्भरता सिद्धांत को समझना आवश्यक था, ठीक है? इतना क्लियर है? तीसरे नंबर में यही केंद्र और परिधि राष्ट्रों की तुलना, तो ये सब बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब जो बड़े राज्य हैं ना, जो केंद्र वाले, जो सेंटर वाले राज्य हैं, अब यहाँ है ना कि तकनीकी और औद्योगिक विकास होने के कारण उत्पादकता ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और इसकी वजह से क्या होता है, लागत कम होता है। लागत कम होता है, तो अब ये क्या करते हैं, विकासशील और छोटे-मोटे देशों में अब अपना सामान बेचने लगते हैं क्योंकि विकासशील और छोटे-मोटे देश औद्योगिक तौर पर उन्नत नहीं होते, तकनीकी तौर पर उन्नत नहीं होते हैं, तो ये अपने सामान को छोटे-छोटे देशों में बेचते हैं। तो इसका जो अध्ययन है ना, इसके लिए भी हम निर्भरता सिद्धांत की मदद लेती हैं, ठीक है? इतना क्लियर है और इसके बाद है केंद्र व परिधि वाले राज्यों के आर्थिक उत्पादन की दिशा देखें तब दोनों प्रकार के राष्ट्रों की स्थिति बड़ी ही विरोधाभासपूर्ण प्रतीत होती है मतलब केंद्र वाले राज्य जो बड़े-बड़े राज्य है ना वो क्या है ना वो एकदम और विकसित हो रहे हैं क्योंकि अब छोटे देशों से वो पैसा लिए जा रहे हैं और अपने आप को और विकसित कर रहे हैं तो इस तरह से हम कहते हैं कि केंद्र वाला राज्य है ना उसमें विकास का विकास हो रहा है जबकि जो परिधि वाले जो छोटे-छोटे राज्य हैं जो कि बाहर में बसे हुए हैं वो बिल्कुल उसके विपरीत है। वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अविकास और पिछड़ेपन का विकास हो रहा है। मतलब वहाँ पर जो लोग गरीब हैं, वो और गरीब होते जा रहे हैं। पिछड़ापन जितना ज़्यादा है, उससे और ज़्यादा होता जा रहा है। तो इतना क्लियर हो गया। तो और भी बातें यहाँ दी गई हैं, थोड़ी बहुत बातें वो संभवतः आप लोग सब समझ जाएँगे, ठीक है? वो बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं आलोचना बता देता हूँ, निर्भरता सिद्धांत की अब आलोचना क्यों की जाती है? इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? तो ऐसा है ना कि ये जो निर्भरता सिद्धांत है ना केवल और केवल पूंजीवाद को ही मानता है। मतलब केवल और केवल इस पूरे के पूरे निर्भरता सिद्धांत में पूंजीवाद को ही महत्व दिया गया है, ठीक है? तो ये जो सिद्धांत है ना केवल पूंजीवाद को ही एकमात्र राष्ट्र के शोषण का कारण मानता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो सिद्धांत है ना पूरी प्रक्रिया को नहीं समेटता है। मतलब सिर्फ़ एक ही पॉइंट को उठाता है और सारी बातें बता देता है। तो ये काफ़ी हद तक गलत है। और इस सिद्धांत के आधार पर विश्व प्रणाली के जो पद सोपान है उसके बारे में तो बताया गया है। परंतु इसमें परिवर्तन या बदलाव हेतु कुछ नहीं किया गया। मतलब ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जिसके माध्यम से ये जो गलत तरीका चला आ रहा है, केंद्र से परिधि से केंद्र में पैसे का धन संचय या फ्लो, विकास
तो ये सब बताया नहीं गया कि कैसे इसको ठीक किया जा सके, ये जो समस्या है, ये जो कमी है इसको कैसे ठीक किया जाए, तो ये बताया नहीं गया है। तो यह भी एक कमी है, ठीक है? और आलोचक कहते हैं कि निर्भरता के सिद्धांत ने विकासशील देशों की व्यवस्था को समझने का बहुत कम प्रयास किया है। और ये जो निर्भरता का सिद्धांत है इसने केवल और केवल विकसित देशों का ही विश्लेषण किया है और इस वजह से ये विकसित देशों को ज़्यादा मजबूत मानता है, ठीक है? तो यह भी एक तरह से आलोचकों का मानना है कि ये गलत है और इस सिद्धांत को बनाने से कम विकासशील देशों की व्यवस्थाओं को समझना था और गरीब देशों की व्यवस्थाओं को समझना था, तभी इसके विचार को प्रकट करना था। तो इतना क्लियर हो गया। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि निर्भरता के सिद्धांत के माध्यम से केंद्र एवं परिधि राष्ट्रों के संबंध के माध्यम से विश्व व्यवस्था के परिवर्तित स्वरूप को अध्ययन करने का प्रयास तो किया गया है, ठीक है? इस सिद्धांत के माध्यम से वर्तमान और ऐतिहासिक संदर्भों में समन्वय पैदा करने का प्रयास भी हुआ। साथ-साथ पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप राष्ट्र के संबंधों को समझने का उचित प्रयास भी किया गया, ठीक है? लेकिन फिर भी इसमें भिन्नताएँ अभी भी हमें देखने को मिलती है। मेरा बैटरी भी डिस्चार्ज होने वाला है दोस्तों, मतलब मैं बहुत देर बोल चुका हूँ। पता नहीं कितना देर, डेढ़ 2 घंटे से ऊपर मैं बोल चुका हूँ। देखते हैं आगे क्या है प्रश्न। एक है राजनीतिक रचनावाद के सिद्धांत को बताइए। तो राजनीतिक रचनावाद या रचनावाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का तीसरा दृष्टिकोण है और आदर्शवाद और यथार्थवाद के बाद यह जो भी दृष्टिकोण है, यह सामाजिक धरातल पर उतारा गया और यह विश्व राजनीति का एक अमूल्य हिस्सा भी है। तो रचनावादियों का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो सही समझ है ना, वो केवल भौतिक सीमाओं मतलब भौगोलिक क्षेत्रों के दायरे में रहकर नहीं हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सही समझ का विकास जो है ना, ये जो है ना, केवल और केवल भौतिक सीमाओं से नहीं हासिल किया जा सकता, बल्कि और ना ही इसे हम केवल संस्था के माध्यम से समझ सकते हैं। जो संस्थाओं, जो व्यवस्था है उसके माध्यम से समझ सकते हैं। बल्कि अगर इसे हमें समझना है, तो हमें जो है ना अपने अंदर एक लंबी सोच को विकसित करना होगा। रचनावादी ऐसा कहते हैं, ठीक है? रचनावादी कहते हैं रचनावादी अपना ध्यान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्तर पर मौजूद संस्थाओं पर केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून, राजनीति और संप्रभुता को समझने में अहमियत देते हैं। रचनावादी कहते हैं कि देखो भई, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी गलत नहीं है। जैसा कि उदारवाद कहता है कि जैसा कि हाँ, उदारवाद ही कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ अराजक होती हैं, जबकि यथार्थवाद कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ अराजक तो होती है, लेकिन यह राज्य के हितों को साधने में मदद करती है। तो इसी तरह रचनावादी कहते हैं कि भई देखो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ना तो अराजक होती है, ना ही ये किसी के विकास को रोकने का काम करती है। तो रचनावादी कहते हैं कि भई देखो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्तर पर हर संस्थाओं का अध्ययन होना चाहिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून हो और संप्रभुता हो। सबका अध्ययन होना चाहिए ताकि एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके। ठीक है? इतना क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे क्या है? अब वो कहते हैं कि ये जो शासन व्यवस्थाएँ हैं ना, यह भी रचनावादियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भी विनियमकारी और विधेयक पैदा करती हैं और इन्हीं के माध्यम से एक सामाजिक जगत की रचना होती है, ठीक है? रचनावादी कहते हैं कि हर कुछ महत्वपूर्ण है और हर चीज़ का विश्लेषण किया जाना चाहिए और तभी एक विचार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रचनात्मकता का सिद्धांत भौतिक आयामों की उपेक्षा नहीं करता, पर वह उनके साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को समझने के लिए सामाजिक आयामों को भी जोड़ देता है। तो रचनात्मकता का सिद्धांत कहता है कि भाई देखो, जो भौतिक आयाम है, जो भौगोलिक क्षेत्रों वाले आयाम है, जो कि यथार्थवाद का आयाम है, जो कि उदारवाद का आयाम है, वो तो गलत नहीं है। लेकिन उसके साथ-साथ अगर हम इसमें सामाजिक आयाम को जोड़ दें, मतलब विचार को जोड़ दें, किसी मनुष्य के अपने विचारों को जोड़ दें, तो यह रचनात्मकतावाद का अच्छा उदाहरण होगा। इसके तहत जब संस्थाओं की चर्चा की जाती है, तो उसका मतलब केवल सांगठनिक ढांचा नहीं होता, बल्कि संस्था का तात्पर्य होता है कि उसके अंदर अस्मिताओं और हितों की एक स्थिर संरचना, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अपने निजी हित की प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी हितों की व्याख्या, फिर उसके अंदर मौजूद जो अस्मिताएँ हैं, उसकी एक स्थिर संरचना, एक ऐसी संरचना जिसमें साझी समझ हो, साझी अपेक्षाएँ हो और सामाजिक ज्ञान अंतर्निहित हो। राजनीतिक जो है ना, रचनात्मकतावादी संस्थाओं को मूलतः एक संज्ञानात्मक अस्तित्व की तरह देखते हैं, जिन्हें अपने कर्ताओं के विचारों की सीमाओं के दायरे में ही रहना पड़ता है। तो वो कहते हैं, रचनात्मकतावादी कहते हैं कि देखो भई, संस्था जो है ना, वो एक तरह से केवल एक छोटा-सा ढाँचा है, ठीक है? और इसको जो है ना, किसी उसके अंदर जो काम कर रहे हैं, जो लोग हैं ना, उसके विचारों के अंदर ही उसको सिमट कर रहना पड़ता है।
इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब है कि संरचनावादियों की मान्यता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ विनियमन भी करती हैं और विधेयक भूमिका भी निभाती है। जैसा कि उदारवाद और यथार्थवाद कहता है कि ये सब अराजक है, लेकिन संरचनावादी या रचनावादी कहते हैं कि भाई देखो, ये अराजक नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और ये विनियमन का काम करती है, कभी-कभी ये विधेयक भी बनाती है और फिर हम ये जो विनियमनकारी है ना, इसका अर्थ होता है कुछ खास तरह के व्यवहारों और आचरणों को मान्य और प्रतिबंधित करती है। जैसे संयुक्त राष्ट्र एक संस्था है, वो कहती है कि भई युद्ध नहीं होना चाहिए, तो वो एक तरह से क्या है, एक तरह से ये विनियमकारी है और यह इसको मानना सबके लिए बाध्य है। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, अलग बात है। तो विधेयक भूमिका का मतलब है किसी व्यवहार या आचरण को परिभाषित करते हुए उसे एक निश्चित तात्पर्य से संपन्न करना। राज्य उनकी निगाह में एक नैगमिक कॉर्पोरेट अस्मिता है, वो अपने बुनियादी लक्ष्यों का विकास निर्धारण करता है, पर इन लक्ष्यों की प्राप्ति सामाजिक अस्मिताओं पर निर्भर है। अर्थात राज्य खुद को अंतर्राष्ट्रीय समाज के संदर्भ में जिस तरह समझेगा, उसी तरह उसकी सामाजिक अस्मिता बनी रहेगी। इस तरह की अस्मिताओं के आधार पर राष्ट्र राज्य का हित संरचित होगा। तो ऐसा है कि लाइट भी चला गया दोस्तों, क्या बताऊँ मैं, इन्वर्टर का जो फैन है वो चल रहा है, शायद आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब अंतिम में कुछ पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो रचनात्मकतावादी कहते हैं कि रचनात्मक या फिर रचनात्मकतावाद कहता है कि जो राज्य है ना, वो तो है ही, ठीक है? ठीक है, लेकिन उसके अंदर सामाजिक अस्मिताएँ भी ज़रूरी है। समाज में जो मौजूद धारणाएँ हैं ना, उसको भी जोड़ा जाना चाहिए। अर्थात राज्य जो है ना, खुद को अंतर्राष्ट्रीय समाज के संदर्भ में देखेगा, लेकिन वह समाज में जो मौजूद लोग हैं ना, उसके भी हितों को देखेगा, उसकी अस्मिताओं को देखेगा, तभी राज्य का सच्चा हित जो है ना, वो राज्य का जो सच्चा हित है वो परिलक्षित होगा, राज्य का जो सच्चा हित है वो उजागर होगा और राज्य अपने वास्तविक हितों की पूर्ति कर पाएगा। तो इतना क्लियर हो गया। अब इनके मुताबिक, ठीक है, किस्म-किस्म के सामाजिक संबंधों के मुताबिक ही राज्य अपने हितों को परिभाषित करते हैं, ठीक है? जैसे कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्ता का भी एक सामाजिक संबंध था, जिसके तहत वे दोनों एक-दूसरे को शत्रु की तरह देखते थे और उसी के मुताबिक उनके राष्ट्रीय हितों की संरचना होती थी। जब उन्होंने एक-दूसरे के सामाजिक संबंध के आईने में देखना बंद कर दिया, तो फिर ये शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। तो मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं कि रचनात्मकतावादी कि भाई देखो कि एक अमेरिका था, एक सोवियत संघ था, तो दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ था, ठीक है? तो उसके पीछे का कारण ये था कि वो दोनों एक-दूसरे के सामाजिक संबंधों को नहीं देख रहे थे। दोनों ही देश एक-दूसरे के समाज में नहीं झाँक रहे थे और इसलिए युद्ध की स्थिति में आ गए थे। लेकिन जैसे ही दोनों देशों ने समाज में जो मौजूद जो भावनाएँ हैं, उनको देखा, सामाजिक संबंधों को देखा एक-दूसरे देशों में, तो फिर वो युद्ध को समाप्त कर दिए। तो मतलब ऐसा है कि रचनात्मकतावादी कहते हैं कि ठीक है भई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज़रूरी है, राज्य की स्वतंत्रता ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ व्यक्ति के विचारों का होना भी ज़रूरी है, व्यक्ति के विचारात्मक आयाम भी ज़रूरी है। स्पष्ट है कि रचनात्मकतावाद एक व्याख्यात्मक सिद्धांत के तौर पर अपनी उपयोगिता बहुत अधिक स्पष्ट नहीं कर पाया, ठीक है? मैं भी इतना सारा बात कह चुका हूँ, मुझे लगता है कि 40% ही आप लोग समझे होंगे, ठीक है? हालाँकि मैं तो पूरा समझ गया हूँ, लेकिन अब इतने शॉर्ट टाइम में इसको कैसे बताऊँ मैं, मुझे थोड़ा असंभव सा लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी प्रयास किया कि आपको बता दूँ। लेकिन फिर भी रचनात्मकतावाद ने बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं की हैं, लेकिन फिर भी यह एक सैद्धांतिक ढाँचा पेश करने में कामयाब रहा है और रचनात्मकतावाद के प्रचलित होने के पीछे यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों ही दृष्टिकोण की पर्याप्त जो है ना, मतलब चूँकि रचनात्मकतावाद इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि यथार्थवादी दृष्टिकोण भी थोड़ा बहुत आधा-अधूरा था, आदर्शवादी दृष्टिकोण भी थोड़ा बहुत आधा-अधूरा था और उदारवादी दृष्टिकोण भी थोड़ा बहुत आधा-अधूरा था, इसलिए रचनात्मकतावाद की जड़ें जो है ना वो जम गई। तो इतना समझ में आ गया? मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं फैन को 2 सेकंड के लिए बंद कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत हल्ला कर रहा है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। 2 ब्लॉक्स मैंने कवर करवा दिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप लोगों को बहुत परेशानी होगी वीडियो देखने में, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। गलती हुई हो वीडियो में कुछ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एप्रिशिएट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा एंड बाय बाय।